नमस्कार, मैं सुनंदा पराशर और प्रज्ञा पाठक स्त्री दर्पण के मंच से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज ही के दिन 22 फरवरी 1908 को लखनऊ में जन्मी अपने समय की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका, कहानीकार, सांसद कमला चौधरी पर चर्चा करने के लिए आपके समग्र उपस्थित हैं। आज 22 फरवरी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कमला चौधरी का जन्म लखनऊ में हुआ। उनके पिता राय मोहन दयाल डिप्टी कलेक्टर थे। पिता की नौकरी क्योंकि तबादले वाली थी, इसलिए उनका विभिन्न शहरों में रहना हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा भी देश के विभिन्न शहरों में हुई। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने रत्न और प्रभाकर की डिग्री हासिल की। कमला चौधरी जी के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी था, वह था कि उनका जन्म जो था उनका पराधीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय देश की परिस्थितियां भी प्रत्येक संवेदनशील मनुष्य को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती थी। संवेदनशील कमला चौधरी जी के व्यक्तित्व को भी उस देश की पराधीनता ने बहुत प्रभावित किया और वह स्वयं को स्वाभाविक तौर पर देश में हो रही सामाजिक और जो क्रांति से संबंधित गतिविधियां थी, स्वाधीनता से संबंधित गतिविधियां थी, उससे वह स्वयं को दूर नहीं रख सकी और पारिवारिक परंपराओं को तोड़ते हुए कांग्रेस में शामिल हुई। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से देश की आजादी मिलने तक कमला चौधरी स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों में सक्रिय रही और जेल तक गई। आजाद देश में 1962 में हापुड़ से आम चुनाव जीती और तीसरी लोकसभा की सदस्य बनी और सांसद रहते हुए अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जनता के हित में आवाज उठाने में संसद में काफी सक्रिय भूमिका निभाई और काफी कार्य भी किए। आरंभ से ही कमला चौधरी की साहित्य में गहरी रुचि थी। संवेदनशील कमला चौधरी जी को देश के जैसे विभिन्न शहरों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में महिलाओं का जीवन सामाजिक प्रथाओं से जकड़ा हुआ है। एक संवेदनशील व्यक्तित्व के तौर पर उन्होंने हमेशा ये महसूस किया कि शिक्षित हो या अशिक्षित, संभ्रांत परिवार से हो या साधारण परिवार से, महिलाएं अब भले ही चुप रहे लेकिन अपनी स्थितियों को लेकर के उनके मन में हमेशा एक संवेदनशीलता के साथ साथ विद्रोह भी पनपता रहता है। कई बार सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक व्यवस्था उनको चुप रहने के लिए अवस्था विवश कर देती हैं, लेकिन कई बार बहुत शांत सी दिखने वाली महिलाएं, शांत सी दिखने वाली आम सी गृहिणियां नैतिक और मानसिक बल पर अपने जीवन में स्वाभिमान बनाए रखने के का कड़े से कड़ा साहस कर लेती हैं और समाज भी उनकी सोच से, उनके दृढ़ निश्चयों से अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। आज स्त्री दर्पण पे विक्रांत का लेख छपा, जिसमें विक्रांत ने काफी विस्तार से लिखा है कि बनारसीदास चतुर्वेदी, दिनकर और प्रेमचंद, इन सभी ने कमला चौधरी के लेखन में बहुत संभावनाएं दिखी और उनके ऊपर समय समय पर लेख भी लिखे। अपने वक्तव्यों में निरंतर वह कमला चौधरी के लेखन की तारीफ करते रहे। बनारसी दास चतुर्वेदी या प्रेमचंद का जब मैं नाम ले रही हूँ, तो उस नाम को लेने का मेरा अभिप्राय यह है कि कमला चौधरी कोई गुमनाम लेखिका नहीं थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छप रहे थे, उनकी कहानियां छप रही थी और बड़े बड़े साहित्यकार भी उस समय उनकी कहानियों, उनके छपने वाले साहित्य से पूर्ण रूप से परिचित भी थे। उनकी कहानियों के संग्रह के अनुवाद भी हुए, उनकी जो कहानियां छपी, उनके जो संग्रह छपे, उनकी कई बार आवृत्तियां हुई, रिपब्लिकेशन हुए। कई अन्य भारतीय भाषाओं में उनके अनुवाद भी रहे। उन्होंने स्वयं लिखती हैं वह कि मैंने करीब करीब 60 कहानियां लिखी
1933 में सर्वप्रथम कहानी लिख करके उन्होंने अपनी कहानियों की सृष्टि आरंभ की। कहानीकार लेखिका अपने लेखन को लेकर के पूर्ण रूप से सजग है। वह कहती हैं कि 17 वर्ष के लंबे अवसर में मैं केवल 60 कहानियां लिख पाई हूं। कभी कभी लगातार कहानी लिखने का क्रम जारी रहता है और कभी कभी वर्ष व्यतीत हो जाते हैं एक भी कहानी को लिखे बिना। कुछ कहानियां जो मैंने जबरन लिखी, कई बार प्रकाशकों के आग्रह पर, कभी सिर्फ इसलिए कि चलो कहानी लिखनी है, तो मैंने मन की संतुष्टि नहीं पाई। मन की संतुष्टि नहीं पाना मेरी साहित्य रचना के साथ अन्याय है और वैसा प्रयत्न करने की मेरी प्रवृत्ति भी नहीं। उनकी जो कहानियों के चरित्र हैं, ऐसा नहीं कि सारे चरित्र नारी पात्र हैं, नारी या महिलाएं, नारी या फिर पुरुष चरित्र हो, सब में एक चीज जो सामान्यता दिखती है कमला चौधरी के लेखन में, वह ये है कि कमला चौधरी अपने पात्रों के मानसिक बल पर हमेशा जोर देती हैं कि वो कई बार बुरा चरित्र भी है तो उसकी वो पूर्ण रूप से व्याख्या करती हैं और उसको एक साकार जीवंत रूप दे देती हैं। उनके कहानियों को कई बार पढ़े कुछ पाठक यह भी महसूस करते हैं कि उनमें है क्या आखिर ऐसा। वह तो साधारण से स्त्री, घरेलू महिलाओं के चरित्र हैं जो स्त्रियां हम आमतौर पर अपने आसपास देखते रहते हैं, पर वो साहित्य ही क्या जो समाज का दर्पण ना बने, वह चरित्र ही क्या जो हमारे आसपास के जीवन से ना लिए गए हों, फिर तो वो कहानी रियलिस्टिक नहीं रह जाएगी। कई बार जब इस तरह के पाठक कोई अपनी राय रखते हैं तो वह यह भूल जाते हैं कि अगर चरित्र काल्पनिक होंगे या उनको एक नाटकीय रूप दे दिया जाएगा तो उनको फिर हम अपने जीवन से एसोसिएट नहीं कर सकते। कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो साधारण व्यक्तित्व हैं या साधारण, जिनको हम साधारण मानते हैं, वो बड़े से बड़े निर्णय ले लेते हैं। ये एकाएक नहीं होता है। वह कई बार व्यक्ति के मन में आक्रोश या अपनी परिस्थिति को लेकर असंतोष धीरे धीरे पलता रहता है, बूंद बूंद व्यक्ति के मन में इकट्ठा होता रहता है और निर्णय के तौर पर वह सबके सामने आ जाता है। जब वह व्यक्ति का एक बदलाव हम देखते हैं तो वह घटना हमारे लिए अचानक होती है, पर वह उस व्यक्ति के लिए नहीं होती, जैसा कि कमला चौधरी की कहानियों के पात्रों में दिखता है। बहुत सारे कहानी पात्र हैं। प्रज्ञा, अब आप कुछ कहेगी कहानियों पर, उनके पर? आप मुझसे कह रही हैं कहने को? जी मैम, प्रज्ञा पाठक। अच्छा, आप प्रज्ञा जी। प्रज्ञा सबसे धन्यवाद। इरा मैम नमस्कार। आज के दिन के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, वास्तव में हम बैठे तो यहाँ कमला चौधरी जी का जन्मदिन मनाने के लिए हैं, उनके जन्मदिन पर उनको याद करने के लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि डॉक्टर इरा सक्सेना है, जो कमला जी की बेटी हैं। जब मैं कह रही हूँ कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो उस कहने के लिए, उस कहने के पीछे जो कारण है वो ये है कि वो स्वयं साहित्य से जुड़ी हुई हैं। किसी साहित्यकार के घर में निरंतर दूसरी पीढ़ी का भी, और बल्कि इनकी तो मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी पीढ़ी भी साहित्य सर्जना में सक्रिय है, तो निरंतर बना रहना अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी बात कि हिंदी में एक बड़ा सामान्य सा कथन होता है कि स्वाधीनता से पूर्व स्त्रियां लिख नहीं रही थी। आउटराइटली लोग सामान्यतः ये कह के छोड़ देते हैं और अपवाद स्वरूप 2-3 नाम होते हैं। बंग महिला को आप ले लीजिए, महादेवी जी को ले लीजिए, सुमित्रा कुमारी चौहान को ले लीजिए, और उसके बाद बस इतना ही परिचय। आम जनमानस जो विशिष्ट शोधार्थी हैं उनकी बात नहीं कहती मैं, अपवादों की बात नहीं कह रही हूँ मैं, सामान्य जन जो साहित्य से लगाव रखता है उसकी बात कह रही हूँ। तो उसको मानकर वो इतना ही परिचय इतिश्री कर लेते हैं कि हिंदी में लिखने वाली, स्वाधीनता से पहले लिखने वाली ये स्त्रियां थी।
अब वो नाम नहीं लेते हैं, उसके तात्कालिक कारण जो भी रहे हों। जब हम स्त्रियों के लिखे हुए पर बात करते हैं तो हम इतिहास और आलोचना पर भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो इतिहास लिख रहे थे, जो आलोचना कर रहे थे, अधिकांशतः वो पुरुष थे और शायद उन्हें बहुत सुविधाजनक नहीं लगा कि इन स्त्रियों का परिचय दिया जाए। खैर, उस जमाने में उनके साहित्य पर जो चर्चा हुई भी, वह भी आज के समय में विस्मृत सी होती जा रही है। कारण हो गई है, थोड़ा सा पढ़ने लिखने का की प्रवृत्ति लोगों में कम हुई है, और दूसरा जो 20वीं शताब्दी के चौथे दशक की रचनाएं हैं, आज इस जर्जर हालत में हैं कि वो पत्र पत्रिकाओं में है और लगभग गुम होने के कगार पे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कमला चौधरी जी की पुस्तकें प्रकाशित थी, लेकिन उन पुस्तकों का भी जो हाल है, मैंने मूल स्वरूप में 2-3 पुस्तकें देखी हैं, जो हाल है उनका, मुझे नहीं लगता कि आज के 5 वर्ष बाद वो किसी भी पाठक के लिए उपलब्ध हो सकेंगी। डॉक्टर इनाम ने बेहद साहस के साथ उन सारी पुस्तकों को कमला जी की पुनर्प्रकाशित करवाया और इस तरह से इतिहास की विरासत नई पीढ़ी को देने का बेहद महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। बिल्कुल लगता है अभी वो बहुत शायद बहुत लोगों तक वो पुनर्प्रकाशित कृतियों की पहुंच नहीं है, लेकिन एक बार उन पर चर्चा होगी, लोगों की जानकारी बढ़ेगी, तो लोगों को उत्सुकता होगी और वो उस पुनर्प्रकाशित साहित्य के माध्यम से कमला जी को बेहतर जान सकेंगे। जी बिल्कुल प्रज्ञा, आज के इस कार्यक्रम को पूर्णता देने के लिए हमारे साथ है विशिष्ट वक्ता के तौर पर डॉक्टर इरा सक्सेना जी। सुपुत्री सुनंदा, दो मिनट रुकिए सुनंदा, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। 2 मिनट हो सकता है मैं 5 मिनट भी लूं। मैं एक वो बताती हूँ आपको कि कैसे कमला जी के साहित्य से मेरा जुड़ाव कैसे हुआ, क्यों मैं उनकी खोज को निकली। नहीं, ये बहुत जरूरी बात है, ये बिल्कुल बहुत जरूरी बात है। नेहरू विश्वविद्यालय में हम लोग जब पढ़ते थे, ये मेरे वहां पहुंचने का समय 92 था, 92 था, और सुनंदा भी ठीक उसी समय वहां मौजूद थी। ये एमए फाइनल की विद्यार्थी थी और मैं एमफिल में पहुंची होंगी, वहां पहुंची थी वहां। तो हम लोग के लिए उसी समय 93 में एक पुस्तक प्रकाशित होकर आई और वो थी वुमेन राइटिंग इन इंडिया, सूजी थारू और के ललिता की लिखी हुई किताब, जो ऑक्सफोर्ड इंडिया प्रेस से प्रकाशित हुई। उस किताब में नवजागरण कालीन साहित्य को, या आप कह लीजिए स्वतंत्रता के दौर का जो साहित्य था, वो बिल्कुल दुर्लभ अप्राप्य साहित्य के रूप में 2 रचनाकारों का वहां प्रतिनिधित्व मुझे दिखा, कमला चौधरी और होमवती देवी, जिनसे कि हम लोगों का पहले परिचय नहीं था। तो ये मेरे लिए बिल्कुल आई ओपनर टाइप था कि ऐसी कोई रचनाकार मौजूद हैं जिनको कि अंग्रेजी वाले संज्ञान लेते हैं लेकिन हिंदी वाले स्वयं नहीं लेते हैं। दूसरा, मैं मेरठ में हूँ, उनकी कार्यभूमि मेरठ रही है कमला जी की, और ऐसे में यहाँ पर हमारे यहाँ फिलहाल वेद प्रकाश बटुक जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश बटुक जी रह रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया को देखने घूमने का अनुभव है। अमेरिका के विश्वविद्यालय में उन्होंने वर्षों अध्यापन किया है। उन्होंने जब मेरठ का इतिहास लिखा है, और वो बातचीत में भी हम लोगों को बताते हैं कि न्यूयॉर्क से एक पुस्तक छपी है जिसमें विश्व के महिला साहित्यकारों की चर्चा है, विश्व के महिला साहित्यकारों को स्थान मिला है। तो मेरे लिए ये बड़े आश्चर्य का सबब था कि पूरे भारत से सिर्फ 2 रचनाकार प्रतिनिधित्व करते हैं, और फिर वही कमला चौधरी और होमवती जी। क्या ऐसा हुआ होगा इन वर्षों में जो हमने इन रचनाकारों को हिंदी समाज की परिधि से बाहर पाया है? ये हमारे सोचने और समझने की बात है। कमला जी को मैंने पढ़ा, इतनी विशद रेंज है उनकी। जब हम लोग जब स्त्री रचनाकारों की बात करते हैं, तब तब यह पाया जाता है कि भाई स्त्रियों की रचनाओं की उपेक्षा ये कहते हुए की गई कि भाई उनके लेखन में बहुत घरेलू आम स्त्रियों की कथा होती है और रोजमर्रा के जीवन की कथाएं वो लिखती हैं। लेकिन एक बार कमला चौधरी जी को पढ़ के देखिए कि उनकी रेंज कहाँ है। स्त्री पात्रों के मनोविज्ञानों का बखूबी अध्ययन उन्होंने किया है, और वो अध्ययन, उनके मनोविज्ञान का चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है।
हाँ, स्त्री रचनाकारों के मनोविज्ञान का चित्रण फिर आप एक बार कह सकते हैं कि एक स्त्री है और वो स्त्री लिख सकती हैं। बिल्कुल नई तरह की चीज मुझे तो देखने को मिली कि उनके यहाँ, वो चूंकि स्वयं बाद में सांसद भी रही और पूरे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो आंदोलनों से जुड़ी रही, तो उनके यहाँ कहानियों में एक राजनैतिक पहलू आपको मिलेगा जो आपको अन्य स्त्री रचनाकारों के यहाँ गिनती की संख्या में मिलेगा। बाद में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसी कहानियां हैं जो तत्कालीन राजनैतिक परिदृश्य को स्पष्ट करती हुई कहानियां हैं। मेरा ख्याल सबसे कठिन काम होता है हंसी मजाक को किसी विधा के रूप में साध लेना। और कमला जी की कविताओं में भी, उनकी कहानियों में भी वो हास परिहास इतने सहज रूप से आता है कि आप मुग्ध हो जाएंगे। बहुत सहज कहानियां हैं। और उस जमाने में वास्तव में बड़े बड़े रचनाकारों तक उनकी कहानियों की पहुंच थी। मैंने देखा प्रेमचंद उनको सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हारी इस कहानी का किरदार थोड़ा सा निराशावादी हो गया है, आशा का संचार करो, ये समय वैसे ही निराशाओं से भरा हुआ एक कहानी है पत, है ना। उस कहानी के लिए वो कहानी उन्होंने भेजी होगी उनको कि अपनी राय दें, तो प्रेमचंद जी ने ये राय दी कि इस कहानी में निराशा है, वो निराशा जीवन में मत आने दो। पर उनकी अनेक कहानियां ऐसी हैं जो स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के बड़े मजबूत किरदार खड़े करती हैं। उन किरदारों की सामान्य पाठक के मन में बिठा सके तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। अब सुनंदा, आप अपनी बात कहें, इरा मैम से कुछ हम लोग सुनते हैं और फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इस कार्यक्रम को पूर्णता देने के लिए हमारे साथ हैं इरा मैम, विशिष्ट वक्ता के तौर पर। कमला चौधरी जी की सुपुत्री है, और जब मैं सुपुत्री शब्द पर विशेष जोर दे रही हूँ तो इसके बहुत पर्याय हैं, इसके बहुत अर्थ हैं। पूर्ण अर्थ है कि डॉक्टर इरा सक्सेना जी ने अपनी जननी के प्रति पुत्री दायित्व का पूर्ण निर्वाह किया। पुत्री के लिए अपनी जननी के प्रति ऋण चुकाने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता जो डॉक्टर इरा सक्सेना ने किया है। कुछ चंद लाइनें जो मेरी नहीं है, मैंने कहीं पढ़ी थी। जड़ें ही जिंदा नहीं रखती हैं पेड़ को, पेड़ भी जड़ों को जीवन देते हैं। बाज दफा कट जाने के बाद शाखाएं नई जड़ें उगा बचा लेती हैं पेड़ को और बना देती हैं एक भरा पूरा वृक्ष। कमला चौधरी जी को, जैसा प्रज्ञा आपने अभी कहा, वास्तव में वह स्थान नहीं मिला, और हमारे लिए उनके नाम का मिलना, उनको एक कहानीकार के रूप में जानना एक रत्न की खोज के समान है। उनका साहित्य जरूर कुछ समय के लिए साहित्य पटल से ओझल जरूर हुआ था, लेकिन इरा जी ने अपनी माता जी की कहानियों को पुनः प्रकाशित ही नहीं करवाया, बल्कि उनके जीवन पर एक उपन्यास की भी रचना की है, जो निसंदेह उनके सार्वजनिक जीवन और साहित्य में उनके योगदान से हमें पूर्ण रूप से परिचय कराता है। डॉक्टर इरा सक्सेना जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं बोलने के लिए। इरा सक्सेना जी ने बाल मनोविज्ञान में शोध कार्यों के साथ अपनी साहित्यिक यात्रा आरंभ की। बच्चों की बौद्धिक क्षमता और कल्पना ने उनके मन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उनको बाल साहित्य के लिए ही समर्पित कर दिया। अनेक कहानियां, उपन्यास, ज्ञानवर्धक पुस्तकें लिखी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। दोनों ही भाषाओं में आपको सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। 1995 में आपको गजमुक्ता की तलाश के लिए शंकर पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ। तो द वायरस ट्रैक का सर्वश्रेष्ठ लेखन और जर्मनी की वाइट रेवेंस मान्यता भी प्राप्त। मनमौजी मामा जी और अन्य कहानियों को सम्मान भी प्राप्त हुआ। आपकी कहानियों का अनुवाद जर्मन और जापानी दोनों भाषाओं में हुआ है। कंप्यूटर के जाल में जैसी रोमांटिक कथा से चलकर उनका लेखन गांधीवाद और परिवेश संरक्षण से भी प्रभावित रहा। अपनी कहानियों के द्वारा इरा जी
बाल मनोविज्ञान समस्याओं, कुंठा से ग्रस्त बच्चों की परेशानियों के समाधान ढूंढने का प्रयास करती हैं। वह बुक थेरेपी का प्रचार और विकास कर रही है। इस श्रृंखला में कहानी संग्रह फेसेस इन माय कम्बर्ड और एक और हादसा कर्व ऑफ ग्रास उपन्यास, यह सब प्रमुख हैं। इन्होंने इन विषयों पर अनेक लेख लिखे हैं, कार्यशालाओं का भी संचालन किया है। बुक थेरेपी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी की है। यह मैम के ही प्रयासों, डॉक्टर ईरा सक्सेना जी के ही प्रयासों का फल है कि हमें उनकी जननी माननीय कमला चौधरी का साहित्य इतनी आसानी से उपलब्ध हो पाया। हम कमला चौधरी के सशक्त लेखन और उनके सशक्त लेखन से हमें परिचित होने का यह महान अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं ईरा सक्सेना जी आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप अपनी बात शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, सुनंदा जी, इतने मधुर शब्द मैं आपने मम्मी के लिए, मैं मम्मी ही बोलूंगी, हमेशा वही बोलती आई हूँ, उनके लिए जो शब्द कहे और आपने मेरी बहुत सराहना की, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। सुनंदा, आप मम्मी के विषय में बता रही थी, तो जरा समय एक दो बातें मुझे जरा खटकी, उनको मैं सुधारना चाहती हूँ। उनके पिताजी का नाम मनमोहन दयाल था, राय मोहन दयाल नहीं था। और दूसरी चीज, मम्मी बहुत शहरों में नहीं बड़ी हुई, जब बड़ी हो रही थी उनको ज्यादातर लखनऊ, और लखनऊ से ही विवाह के बाद बरेली में गई। बरेली मेरे पिताजी का घर था। फिर पिताजी और मेरी मदर दोनों मेरठ घूमने आए थे और तय किया उन लोगों ने कि हम यहीं पे रहेंगे। तो पिताजी ने भी हमारे अपनी प्रैक्टिस वहीं मेरठ में ही शुरू की थी और उसके बाद वहीं मेरठ में ही रहती रही और आजीवन वहीं रही। तो मैं, और बाद में जरूर पार्लियामेंट में जब थी तो दिल्ली और मेरठ के बीच में आना जाना लगा रहता था और दिल्ली में भी रही हैं। कांग्रेस इसमें पार्लियामेंट में आने से पहले जो उनकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी वो थी कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब आज़ादी मिली हम लोग को, तो उनको इलेक्ट किया गया संविधान परिषद में। भारतीय संविधान को लिखने के लिए जो परिषद बनी थी 1946 में शुरू हुई और कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करके और बाद में 49 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो उसको रेटिफाई किया गया और फॉर्मली 26 जनवरी को भारत एक रिपब्लिक की तरह सामने आया। तो उस संविधान परिषद में शामिल होना और अपने विचार प्रकट करना, ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल चीज है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया था उसमें मैंने उनके दस्तखत देखे हैं, जिससे आज भी सोच के मुझे बहुत गर्व होता है। बिल्कुल, ये बहुत गर्व का विषय है। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो मुझे वही याद आ जाता है उनके साथ कैसे पार्लियामेंट में, मुझे ये बड़े होने की बात है कि मुझे अपने साथ ले गई, वहाँ लाइब्रेरी में ले जाके दिखाया कि देखो ये तुमको देखने को नहीं मिलेगी, ये है हिस्ट्री हमारी। वाकई में अब मदर फादर अपने जो प्रियजन होते हैं उनको कभी सेलिब्रिटी के रूप में कोई नहीं देखता, तो हमारे लिए तो वो माँ थी, मम्मी थी बस। आज एहसास होता है कि वो भारत इतिहास का एक हिस्सा थी और हिस्सा रही जब से उन्होंने अपना
देश के लिए समर्पित होके कार्य क्षेत्र अपना फैलाना शुरू किया और पूरी तरह से गांधीवादी सिद्धांतों को मानती आई। और 1927 में उन्होंने कांग्रेस, उस समय तो वो फ्रीडम पार्टी थी, ये कांग्रेस आज की कांग्रेस से हम लोग उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते बिल्कुल भी, और उस कांग्रेस ज्वाइन की। तब 4 आने की मेंबरशिप हुआ करती थी और उस समय से फिर उनके मन की भावना थी और देश प्रेम, गांधी जी के प्रचार और प्रसार, उनके सिद्धांतों को समझाना, ये उन्होंने शुरू किया। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं उन्होंने काम कैसे शुरू किया, क्योंकि हालात इस तरह के थे कि कहीं भी कोई भारतीयता की बात करें या स्वाधीनता की बात करे कोई, तो वो अंग्रेजों के कानों में खटक जाती थी और उस पे फिर उनके हमले हुआ करते थे। उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने चरखा समितियां का गठन किया और चरखा समितियां जगह जगह खोल के खुद शुरू किए और कई एक ब्रांचेस उसकी खोली जगह जगह। मेरठ शहर में वो जाती थी, खंदक से लेके सदर बाजार तक, लाल कुर्ती और कहाँ कहाँ सब जगह वो जाया करती थी, जहां भी ये चरखा समितियां खुली। और चरखा समितियों का उद्देश्य यही था कि एक तो गांधी जी चरखा को इतना ज्यादा मान्यता देते थे कि वो स्त्रियों के मन में बैठ जाए, और साथ ही एक ग्रुप मिल जाता था जिसमें स्वाधीनता के बारे में बहुत सी ज्यादातर अनपढ़ महिलाएं आती थीं और वो लोग स्वाधीनता के बारे में जानना चाहती थी, तो उस तरह से उनको थोड़ा सा ज्ञान वर्धन होता था और समझाया जाता था आजादी हमें क्यों चाहिए, क्यों हम लोग ये, क्यों गांधी जी जो हैं असहयोग कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के साथ, ये समझाने के लिए ये चरखा समितियां बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई और इसी से मम्मी का कार्य क्षेत्र और फैलता गया। ये तो उनकी बैकग्राउंड की बात रही। 1934 में शायद जेल में ही थी मम्मी, तब इन्होंने कहानियां लिखना शुरू की थी। 34 में तो प्रकाशित हुआ है इनका पहला संकलन उन्माद। और 1933 में आई थी पहली कहानी जेल से। अच्छा, नहीं, पहली कहानी प्रकाशित हुई है वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने प्रकाशित की थी और उनको हिदायत दी कि फौरन दूसरी कहानी भेजो। अब मैं तो उस समय नहीं थी, लेकिन क्यों ये बातें याद हैं, ये शायद मदर डॉटर रिलेशनशिप है। मम्मी मुझसे बहुत बातें शेयर करती थी, कई दफे बातें करते करते ऐसी बात कह जाती थी जो मन में हमेशा से बैठ जाती थी और इंफॉर्मेटिव कि बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे। तो मैं ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई जिसमें मैंने स्वतंत्रता सेनानियों का, उनका संघर्ष जाना, उनकी कहानियां जानी और बहुत से लेखकों और जो कवि थे उस समय के जाने माने, उन सब से मुलाकात हुई, परिचय हुआ। सिर्फ परिचय क्योंकि वो घर में आते थे और मित्र की तरह, तो शायद उन्हीं का आशीर्वाद है जो कि मैंने भी ये लाइन पकड़ ली। बाल मनोविज्ञान से हट के मैं लेखन कार्य शुरू कर दिया। और अब मम्मी की कहानियों की बात थोड़ी सी करना चाहती हूँ, बल्कि आप लोगों ने जिस तरह से उसका एनालिसिस किया वो बहुत सुंदर है।
मेरे तो बहुत दिल के निकट हैं, तो इसीलिए मैं उस तरह से एनालाइज नहीं कर सकती, लेकिन अनुभव उनको करती आई हूँ जितनी बार पढ़ती हूँ। और उसका एक कारण मैं आपको बताती हूँ। मैं तो बहुत छोटी थी तब, नहीं समझ सकती थी कि इस कहानी में क्या भाव हैं, एक पात्र की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या मनोविज्ञान है। लेकिन मम्मी हमेशा, जब मैं स्कूल से लौट के आती थी, खाली बैठी होती थी, तो मुझसे कहती थी कहानी सुनोगी? मेरी कहानी नहीं पूरी हो गई, और मैं बैठ जाती थी। कहानी क्या चल रही है ये नहीं समझ में आता था, लेकिन मैं अपने आप को उस पल से हटा नहीं पाती थी, क्योंकि एक बहाव में बहती चली जाती थी। और वो बहाव था भाषा का, और भाषा में जो रवानी थी उनकी, उसका बहाव था कि मैं बीच में हिल भी नहीं पाती थी। हालांकि क्या समझ में आया क्या नहीं ना मम्मी कभी पूछती थी, उनको भी अपेक्षा नहीं थी कि मैं समझ जाऊंगी ये पूरी कहानी, लेकिन या भाव समझ लूंगी, लेकिन वो सुनाती जरूर थी, और ये उनको शौक था। मुझे भी सुनाया करती थी। और हमारे पिताजी अपने क्लिनिक से बहुत रात में देर से आते थे, खाना खाने बैठते थे, तो मम्मी उनको भी कहानी पढ़ के सुनाती थी। वो खुद कहते थे आज कौन सी लिखी कहानी, तो वो पढ़ के सुनाया करते थे। तो इस तरह से मैं सुनती आई। जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, उन कहानियों को अप्रिशिएट करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हीं की आवाज में सुनती आ रही हूँ। मैं पढ़ नहीं रही थी, उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। तो उस तरह से मैं एनालाइज तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत विधाओं पे लिखा उन्होंने, तरह तरह के पात्र ढूंढ के, और बहुत मर्म स्पर्शी कहानियां हैं कुछ तो, जो कि जो उस समय उस माहौल में उनकी परिस्थितियों में जितनी वैल्यूएबल थी, या जितनी प्रेजेंट में जो उनका महत्व था, आज भी वो उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। और वो सिचुएशन बदल जाए, लेकिन उनका सार कम नहीं होता। और बहुत तरह की कहानियां, खासतौर पे जब ये दोबारा से रिपब्लिश करवाई मम्मी की कहानियां, तो मुझे बड़े ध्यान से प्रूफ पढ़े इसके कि कहीं कोई त्रुटि ना चली जाए इसमें। तो जितनी बार पढ़ा मैंने बहुत एंजॉय किया, वाकई में दिल से एंजॉय किया। और मैं धीरे धीरे उनको एनालाइज, खुद ही मन एनालाइज करके मैं सीखती रही। एक तो बचपन से ये बात जो मन में बैठ गई कि अच्छी कहानी में एक भाषा की रवानी होनी चाहिए, कहानी का फ्लो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुझे तब समझ में आया जब मैंने खुद लिखना शुरू किया। और मैं कोशिश यही करती आई हूँ अब तक कि वो बात बनी रहे कि कहीं अटके नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ध्यान बट जाए। और जहां ऐसा होता है वहीं कहानी का सारा मामला खराब हो जाता है। तो कहानी को अपने चरम स्पर्श तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि फ्लो, उसका सीक्वेंसेस का फ्लो, कथानक का फ्लो, और साथ में लैंग्वेज और एक्शंस, ये सब चीजें मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन बैकग्राउंड में ये यूं समझ लीजिए कि बहुत नेचुरली ये सब जो सीख थी मुझे मम्मी की कहानियों और उनके सुनाने पे ही ये समझ में आई है। और उन्होंने अपने जीवन काल में 60 नहीं 90 कहानियां, 90 या 90 से ज्यादा, क्योंकि कुछ अप्रकाशित रचनाएं भी मेरे पास रखी हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनका भी प्रकाशन हो जाए, तो वो रखी हैं। उनकी कविता संग्रह एक मेरे पास रखा है, जो बाद में उन्होंने बहुत बाद में तैयार किया था, लेकिन
बीमार हो गई थी अस्वस्थता के कारण, उसका प्रकाशन नहीं हो पाया। तो ये तो उनकी कहानी। कविताओं के बारे में अभी कहूँ या बाद में कहूँ? मैम कहिए, आप उन कविताओं को, और आप जो कविता आपके बहुत नजदीक है उस एक दो कविताओं को सुनाइए भी, ताकि हम लोग जो बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर अभी तक जो उनका रूप सामने आया है वो एक कहानीकार का है, लेकिन मैं जोर दे के कहना चाहती हूँ कि वो अनेक विधाओं में सक्रिय थी और बड़ा दमदार लेखन उनका था। तो आप एक दो कविताएं सुनाएं जो आपके नजदीक हो, जिसको आपने उनसे सुना हो। जैसे कि वो कहानियां सारी सुनाती थीं, उसी तरह से कविता भी कोई नई रचना की उन्होंने, वो सुनाया करती थी। और आज मैं सोचती हूँ तो सबसे तारीफ की बात ये थी कि कविता हो या कहानी हो, जहां शुरू की जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती उनकी कलम नहीं रुकती थी। ये वाकई में, क्योंकि अब मैं खुद लिखती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये कर पाना आसान काम नहीं है। कई दफे बीच में गैप्स देने पड़ते हैं, उठ जाते हैं बीच में और फिर देखते हैं। ऐसे ही वो कविताएं अपनी सुनाती थी। एक तरफ कहानियां तो सामाजिक थी, मनोवैज्ञानिक थी, एक किसी भी पात्र के आशाओं और आकांक्षाओं के ओतप्रोत रहती थी। बहुत सी कविताएं उन्होंने जैसा कि आपने कहा, वो थोड़ा ह्यूमर था उसमें और हास्य वाली थी, हास्य व्यंग की रचनाएं बहुत की उन्होंने। वो प्रकाशित भी हुई हैं। आपन मरण जगत के हांसी, ये उनकी पुस्तक है जिसमें ये व्यंगात्मक कविताएं और ज्यादातर व्यंगात्मक कविताएं हिंदी, अवधी और ब्रिज भाषा में इस संग्रह में है। ये मैं नहीं प्रकाशित कर पाई क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है, कोई पब्लिशर कविता संग्रह छापने में आनाकानी करते हैं, तो ये रह गई है। कोशिश मेरी रहेगी। फिर एक तरफ वो खयाम के जाम का अनुवाद किया उन्होंने, वो रुबाइयां हैं, वो एक अलग पहलू था उनकी कविताओं का। फिर राजनैतिक संदर्भ में बहुत सी कविताओं की रचना करती थी। एक संग्रह जो अप्रकाशित है और मेरे पास रखा हुआ है, वो कविताएं जो है वो उनकी निजी कविताएं हैं, जो उसमें उन्होंने कहने की कोशिश की है, वो उनकी आंतरिक मन की, अंतर मन की भावनाएं हैं और बहुत मधुर और बहुत ही सटीक, और कहीं भी उसमें ओछापन या ओछापन तो बड़ा गलत शब्द यूज कर रही हूँ, लाइट हार्टेड ऐसी नहीं है, बहुत फिलॉसफी है उनमें और उनका दर्शन जो है वो हमारे, वो उसमें समाया हुआ है। वो कविता संग्रह उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी प्रकाशित करवा पाऊंगी। तो उस तरह की कविताएं भी हैं। उनमें से मैंने एक कविता छांटी है जो मुझे बहुत पसंद है और ये कविता उनको भी बहुत पसंद थी। समय अगर है तो मैं सुना देती हूँ। ये कविता है, मैं अपना ही दीपक जलाती चलूंगी। मुझे राह में रोशनी मत दिखाना, मैं अपना ही दीपक जलाती चलूंगी। किधर मेरी मंजिल, किधर है किनारा, नहीं मुझको लेना किसी से सहारा। तड़प कर मेरे दिल ने मुझको पुकारा, बताया है चुपके से मुझको इशारा। बताए नहीं कोई मुझको किनारा, मैं दिल को ही साहिल बनाती चलूंगी। मुझे राह में रोशनी मत दिखाना,
मैं अपना ही दीपक जलाती चलूंगी। नहीं भाती आंखों को सज धज ये रौनक, चकाचौंध जगमग जमाने की हूहक, कि जो कुछ है बातिल है कुछ भी नहीं हक, ये नक्शे नहीं मुझको भाते हैं मुतलक, मेरे दिल में बजती है सरगम जो हरदम, मैं उससे कदम को मिलाती चलूंगी। मुझे राह बहुत मत दिखाना, मैं अपना बिल्कुल। ही दीपक जलाती चलूंगी। दोबारा फोन करो। मचलती है लहरें ये उनकी है खसलत, कि आना और जाना बहारों की आदत, जमाने ने दी क्या गुलों को ये रंगत, चकोरों ने पाई कहां से है रगबत, सभी में भरी है अजब एक वहशत, मैं वहशत को राहत बनाती चलूंगी। मुझे राह में रोशनी मत दिखाना। ये गुलशन में गुंजे हैं हंसते महकते, गुलाबों की रविशें हजारों लहकते, हजारों हैं खिलते हजारों चटकते, कभी खुश्क होते कभी हैं फपकते, मुझे राह ये हंसते महकते हैं बनते बिगड़ते, मैं गुलशन बनाती लुटाती चलूंगी। मुझे राह में रोशनी मत दिखाना, मैं अपना ही दीपक जलाती चलूंगी। बनाए हैं दरिया ने खुद ही किनारे, पपीहे ने पाए हैं दिल से ही नारे, बताओ फलक पे है किसने उभारे, ये सलमे सितारे से चमके जो तारे, ये चांद और सूरज ये दिलकश नजारे, मैं अपने नजारों पे छाती चलूंगी। मुझे राह में रोशनी मत दिखाना, मैं अपना ही दीपक जलाती चलूंगी। अंत में अकेली ही आई अकेले ही जाना, अलग अपनी मंजिल अलग है ठिकाना, कि आने का जाने का लंबा फसाना, बनाया है खुद ही अभी है बनाना, तुम इसमें नहीं कुछ बढ़ाना घटाना, मैं अपना फसाना बनाती चलूंगी। मुझे राह में रोशनी मत दिखाना, मैं अपना ही दीपक जलाती चलूंगी। ये उनकी कविताओं की एक, मैंने वो हिंदी में भी लिखती थी, उर्दू में भी लिखती थी, नजारों पे छाती चलूंगी। और ब्रजभाषा अवधी, इसका लखनऊ में रहने की वजह से उनको काफी ज्ञान था, उसमें भी रचना करती थी। और आप लोगों को हैरानी होगी कि एक बीमार रही हैं काफी दिनों, तो एक बंगाली मास्टर जी को आया करते थे, वो हिंदी पढ़ना चाहते थे उनसे, और मम्मी उन्हें उनसे बंगाली सीखना चाहती, तो बंगला बोल नहीं पाती थी, लेकिन बंगला में लिखती थी। अमृत बाजार पत्रिका में उनके लेख छपे हैं बंगला में। इत्तेफाक से मेरे पास उनमें से कोई क्लिपिंग है नहीं, लेकिन थी उनमें, ये बहुमुखी थी हर तरह से। मैं तो आज देखती हूँ तो उनको इतना विशाल उनका रूप मेरे सामने आता है कि जो कि एक पुत्री के नाते मैं कभी नहीं समझ पाती थी जब उनके पास रहती थी, क्योंकि तब तो जो बेटी होती है वो हमेशा डिमांड करती है मदर से, उसका राइट है। तो मेरा उनका संबंध उसी तरह का था जैसे किसी भी डॉटर और मदर का होता है। जी। और आप क्या जानना चाहेंगी? मैंने अपने मैम थोड़ी देर के लिए मैं बतौर लेखक आपको संबोधित करती हूँ, इसलिए मैम संबोधन स्थगित करके मैं कहती हूँ इराची। हमारे यहाँ हिंदी में इसी तरह से बात की जाती है। तो मैंने जब आपका उपन्यास पढ़ा चांद कटोरी, आप जब बोल रहे हो मैं उस उपन्यास को मैंने पढ़ा और उनकी कहानियों को पढ़ा, तीनों में अद्भुत साम्य है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा लगा कि कोई चीज थोप दी गई, कोई चीज बाहर से आई, ना तो आपके बोलने में, ना उस उपन्यास में और ना उनकी कहानियों में। तीनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े और गुथे हुए हैं। कुछ
अगर हम समाज की चिंता करें, उस समय के समाज को देखने की कोशिश करें उनके साहित्य के माध्यम से, तो मीरा जी मैं जो देख पाती हूँ कि एक बिल्कुल अलग तरह का संबंध और स्त्रियों को लेकर उनका जो नजरिया है, या उनके यहाँ जो स्त्रियां हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम आज 21वीं शती में अब जो है रो पीट के कह रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को जन्म लेने देना चाहिए। ऐसा कुछ वहां है ही नहीं। वहां स्त्रियां जो हैं, उनकी कहानियों में, कमला जी की कहानियों में जो स्त्रियां हैं, वो व्यक्तित्ववान स्त्रियां हैं। और सिर्फ व्यक्तित्ववान स्त्रियां ही नहीं है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि उनकी कहानियों का जो पुरुष है, या आपके उपन्यास में जो पुरुष हैं, जो आपके पिता हैं, वो भी बिल्कुल अलग हैं। ऐसा कभी-कभी तो सोचना पड़ता है कि आखिरकार लगभग इन 100 वर्षों में क्या समाज में मनुष्य के तौर पर हम लोग कुछ पीछे गए हैं? ऐसे पिता, ऐसे भाई, ऐसे पति जो अपने घर की स्त्रियों की प्रगति में बराबर की हिस्सेदारी करते हैं, उनकी चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कह रही हैं कि पिताजी जब रात में आते थे तो कहते थे कि क्या लिखा सुनाओ। तो ये वातावरण अपने आप में अद्भुत है। तो आप इस वातावरण के बारे में मुझे कुछ और बताएं। आपके उपन्यास चांद कटोरी की रचना प्रक्रिया, उसको आपने कैसे लिखा, वो क्या अनुभूति थी आपकी उसको लिखने के साथ, उसके बारे में बताइए। प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो आपने एक बहुत पोटेंट क्वेश्चन रखा है कि उनके जो कहानियों के स्त्री पात्र हैं, उनका व्यक्तित्व है। तो यूं तो हम लोग को सबको हिस्ट्री मालूम है किस तरह से स्त्रियां रहती थी। पहले तो स्कूलों में भी नहीं जाती थी, मम्मी भी नहीं जाती थी स्कूल में, लेकिन घर पे आके मास्टर जी और मौलवी साहब पढ़ाया करते थे। तो लेकिन प्रतिभा उन्होंने खोजी, व्यक्तित्व उन्होंने खोजा उन स्त्रियों में। अलग अलग दर्जे की स्त्रियां जो उनके संपर्क में आई, या उन्होंने परिकल्पना तो नहीं कहूंगी, परिकल्पना भी सामाजिक दृष्टिकोण से की है पात्रों की, लेकिन उनका जो उनको जो स्वरूप दिया वो उन्होंने उसी नाते दिया कि हर एक में कुछ न कुछ ऐसा कुछ पाया जो कि वो एक असाधारण स्त्री के से हट के असाधारण हो गई। और बहुत सी साधारण स्त्रियां भी जो उन्होंने डिस्क्राइब की हैं, जैसे मैं एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी, मधुरिमा। जो उसमें मधुरिमा पात्र है, इसकी चर्चा बनारसी दास जी ने भी कहीं की है एक पत्र में, और बच्चन जी ने भी इसके बारे में लिखा है, जो उनकी बहुत अच्छा अनूठा पात्र है। तो यूं पढ़ने में वो साधारण, जैसे साधारण महिला जी रहती है उसी तरह का लगता है, लेकिन उसमें एक, ये कहूंगी, विल पावर है और एक अपना कुछ कर गुजरने का उसमें क्षमता है, जो मम्मी ने उभारने की कोशिश करी है उस पात्र में। या तो यूं, ये तो अच्छे अच्छे एनालिस्ट आप लोग जैसे समझ सकते हैं उनके साहित्य को पढ़ के, कि उनमें खुद ऐसी बातें थी, उसमें उनकी अपनी योग्यता थी जो कि वो इस तरह के पात्र रच पाई और ऐसे पात्रों को ढूंढ पाई। नजर भी बहुत आवश्यक होती है। अब इस समय मुझे और कहानियां याद तो नहीं आ रही। मैं एक किरदार आपको याद दिलाती हूँ। एक कहानी है स्वप्न। उस स्वप्न हाँ, कहानी में एक लड़की है जिसको कि उसके पिता आश्रम में छोड़ के आते हैं, क्योंकि माँ उसकी है नहीं, हाँ, और हाँ, उनको अपना विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, एक निछद्दम जिंदगी जीने के लिए पुत्री एक तरह से उनके मार्ग में बाधा बन रही है। तो वो किसी
मतलब जो रिनाउंड उभर रहे हैं महात्मा जी, उनके आश्रम में छोड़ के आते। सिर्फ एक पंक्ति का मैं जिक्र करूंगी, वो पंक्ति मेरे तो हृदय को स्पर्श कर गई। कमला जी लिखती हैं, वह कवि है, लड़की के लिए, वो जो लड़की है स्वप्न कहानी की नायिका है, उसके लिए लिखती हैं, वह कवि है और अपने ही लोक में विचरण करती है। अपने ही लोक में विचरण करती हुई स्त्री को 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में उतार के कहानियों का पात्र बना देना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, कवि तो हम आज तक नहीं कह पाते हैं, कवित्री सिखाया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन वो कह रही है कि वो कवि है। हम लोग तो फिर उनको कोट करेंगे हम लोग, सिमोन दे बोवार को कि स्त्री होती नहीं है, बनाई जाती है। बनाई जाती है। वो इतने ठोस तरीके से कहती हैं, वह कवि है और अपने ही लोक में विचरण करती है। तो ये पंक्ति मतलब मेरे तो हृदय को छू गई कि भाई एक उसका समूचा व्यक्तित्व इस एक पंक्ति में है। खैर, अब आप अपनी बात करें मैम। नहीं, आपने बिल्कुल वही बात दोहरा दी और बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट की है जो मैं कहना चाह रही थी, कि उनकी जो स्त्री पात्र हैं, एक कहानी उनकी है अधूरा चित्र, जो जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चर्चा करना चाहती हूँ उस पर। जी हाँ, अब जी, वो भी उस समय माइथोलॉजी को टच करना और सीता के दृष्टिकोण से जो लिखा है उन्होंने, सीता को एक कैरेक्टर दे दिया है, और बहुत प्रोग्रेसिव कैरेक्टर, जो कि आजकल भी उस तरह की स्त्रियों को रिलेट कर सकती हैं कि सीता अगर उस जमाने में ऐसी थी तो आज हम जो हैं कोई फर्क नहीं है, हम उसी की विरासत लिए हुए हैं। तो ये तो खैर अब जाके मेरी समझ में इतनी कहानियां आई हैं, उस समय तो बस सुनती रहती थी और मजा भी लेती थी उनकी कहानियों को। आज भी पढ़ती हूँ तो मुझे उनकी आवाज गूंजती रहती है। अब आपको जो मैंने उनके ऊपर पुस्तक लिखी, चांद कटोरी, चांद कटोरी ये मेरा ही दिया हुआ नाम है। ये किसी उनको बहुत नामों से पुकारा जाता था प्यार में, लेकिन चांद कटोरी मैंने ही डेवलप किया। उसका कारण ये था कि एक तो परिवार में सौंदर्य के दृष्टिकोण से उनको बहुत सम्मान मिलता था कि बहुत सुंदर हैं, बहुत गोरी, बड़े नाक नक्श बड़े अच्छे हैं। तो और ख़ास तौर पे ननिहाल वाले बहुत लाड़ करते थे इस बात के लिए। और चांद इसलिए क्योंकि मम्मी को मैंने बराबर देखा है, चांद से कुछ विशेष लगाव था। हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा बहुत अच्छी तरह बहुत मनाई जाती थी, और शरद पूर्णिमा पे फंक्शंस होते थे, ये कवि सम्मेलन भी आयोजित करती थी। तो यही जब लिख लिया मैंने तो ये चांद कटोरी नाम दिया, और अपने पहले चैप्टर में वापस जाके ये संबोधन मैंने उनकी बुआ के मुंह से करवाया, आजा मेरी चांद कटोरी। तो ऐसा हुआ कि मैंने 1994 या 93 में एक किताब लिखी थी जिसका सुनंदा ने अभी जिक्र भी किया, गजमुक्ता की तलाश। तो ये गजमुक्ता की तलाश, गजमुक्ता है एक नायाब मोती, जो कि जो मुख्य पात्र है, छोटी सी लड़की है 12 साल की, उसके बाबा उसको दे देते हैं क्योंकि वो ब्रिटिश सिपाही उनको फॉलो कर रहे थे। वो काफी जो संग्राम चल रहा था उसमें, स्वतंत्रता का, उसमें काफी भाग लेते थे। तो उसी के नाते वो डर के मारे उन्होंने उसको पकड़ा दिया। वो मोती इसके हमारी हीरोइन के हाथ से निकल जाता है। पूरी जो नॉवेल है
वो इस मोती की तलाश में ही चलती है। और जैसे जैसे तलाश आगे बढ़ती है, जो समकालीन परिस्थितियां हैं, अंग्रेज किस तरह से अत्याचार कर रहे थे, कैसे साधारण मनुष्य अत्याचार सह के भी भारत के लिए नारे, आजादी के नारे लगा रहे थे, इस सब का प्रभाव उन पे पड़ता है। और गांधी जी की नॉन वायलेंस उसका धीरे धीरे ये आत्मसात करती है ये लड़की, छोटी सी लड़की। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनटू अ नॉन वायलेंट पर्सनालिटी, ये उस कहानी का ये फिलॉसफी बैकग्राउंड में चलती है। बाकी तो सेट है 1920s में, उसी परिवेश में। इसको लकीली सबको बहुत पसंद आई और मुझे इस पे इनाम भी मिल गया, फर्स्ट प्राइज मिला, शंकर पुरस्कार मिला, जो मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। इसको पढ़ने के बाद एक लड़की थी, उसने आके मुझसे ये कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैम आपको ये एटमॉस्फेयर दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। और उसकी बात मेरे मन में ठहर गई और मैंने तब से बराबर मन में यही रहा कि अच्छा ठीक है, एक और नॉवेल इस पीरियड पे लिखूंगी, कैरेक्टर क्या होगा, क्या, ये दिमाग में बात चलती रहती थी और कहीं मैं ठहर नहीं पा रही थी, कुछ बिल्डअप नहीं हो रहा था। बीच में फिर और किताबें भी लिखना शुरू कर दी, तो ये थोड़ा पीछे रह गया। एक दिन ऐसे ही किसी ने मुझसे कहा कि तुम अपनी मम्मी के ऊपर क्यों नहीं लिखती हो, तुम्हारी मम्मी तो, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है और उनकी बायोग्राफी लिख दो। उससे मुझे जरा प्रेरणा मिली और यूं समझिए कि सोचते सोचते विद इन 2-3 घंटे के अंदर मेरी पूरी नॉवेल का जो आउटलाइन थी वो तैयार हो गई, क्योंकि मुझे मेरा पात्र मिल गया। और उस पात्र में एक तो ये था कि जो पात्र था वो जीवित था, और न केवल एक स्त्री पात्र के दृष्टिकोण से, बल्कि उस समय की जो परिस्थितियां थी उनका सामाजिक स्वरूप एक देने के लिए ये पात्र मुझे मिला। और वाकई में हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल का सोशल पहलू भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, और सोशल पहलू जो था वो किस तरह से आगे बढ़ा, ये मम्मी के जीवन में बिल्कुल ये समझ लीजिए मिरर करता है उनका जीवन। तो यही सोच के मैंने ये शुरू किया। देश प्रेम और परिस्थितियों का असर था, और साथ में गांधीयन थॉट, इसका भी सम्मिश्रण करके, और साथ साथ मेरे इस कथानक चांद कटोरी में पूरा फ्रीडम मूवमेंट किस तरह से चलता है, असहयोग आंदोलन, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो का नारा, उसमें कैसे कैसे पात्र मिले। तो मैंने इसमें कल्पना कहीं नहीं की है, जरूर ये संभव है और होगा भी, क्योंकि मैं उस समय नहीं थी, तो बहुत से पात्र छूट गए हों, बहुत से ऐसे लोग रह गए जिनका मम्मी पे बहुत असर हुआ था, लेकिन मुझे जो याद थे और जो उनकी उस कहानी को, क्योंकि अब ये नॉवेल लिखने का जब इरादा किया तो मैं एक तो उससे मुक्त हो गई कि मुझे सही डेट और सही पीरियड, इसकी बंदिश में नहीं बंधना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं किसी भी तरह से, संभावना ही नहीं थी, घर में कोई बुजुर्ग नहीं था,
जिससे मैं पूछ सकती थी कि मम्मी फलानी तारीख को कहाँ गई थी फलाने सन में। कोई भी उनके समकालीन कोई भी नहीं थे। मेरे बड़े भाई थे उस समय, तो थोड़ा बहुत उनको भी याद था, जितना मुझे कुछ उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो मैं पूरी पिक्चर इमेज जो थी मैं अपने मन में बटोरती रही। लेकिन आप सुनाने में मुझे गर्व भी होता है, और इतनी ये मेरे लिए एक तरह से इतिहास को लिखना था। और जाने, और सारे जो इंफॉर्मेशन, सारे इवेंट्स मेरे सामने एक चलचित्र की भांति घूमते गए। और जाने कहाँ कहाँ से मुझे ऐसी बातें याद आने लगी जो कि जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई लिखने में। पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि क्या उस समय परिस्थिति थी, कौन कौन लोग वहां पे मौजूद थे। जैसे कि यूं समझ लीजिए कि मेमोरी के परतों को उधेड़ के एकदम से कोई इंसिडेंट सामने आ जाता था। और वो किस रूप में आता था कि मम्मी कोई बता रही है, कोई बीच में एक डायलॉग उन्होंने कह दिया है, तो वो डायलॉग जो था वो पूरा चित्र क्लियर कर देता था। और साथ में उससे जुड़ी जितनी तस्वीरें थी वो मेरे सामने आ जाती थी। कई दफे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बराबर में खड़ी मुझे गाइड कर रही हैं। और ये आभास, मैं तो कहूंगी मेरे ही, क्योंकि यू कांट प्रूव दीज थिंग्स, तो ये आभास था मेरे अंतर मन का कि वो मेरे बराबर में खड़ी हैं। और मुझे उससे बहुत साहस मिल रहा था। और जैसे लिखते लिखते मेरी कहीं कहीं कलम रुक जाती थी कि नहीं, ये गलत हो रहा है, और मैं वहां छोड़ देती थी और दोबारा उसको लिखती थी तो वो सही। बस मैंने कल्पना किसी की नहीं की। जितने पात्र हैं वो उनके जीवन में थे, और उन पात्रों का बहुत प्रभाव पड़ा। अपने पिताजी के बारे में मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। उन दोनों में आज सोचती हूँ, उस समय तो मम्मी और पापा थे, आज सोचती हूँ तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशनशिप थी, जो कि बहुत गहराई से देखने में ही समझ में आती है। अब समझ पाती हूँ मैं कि बहुत स्पेशल रिलेशनशिप थी उनकी। और बेटी होने के नाते कोई भी बेटी, कोई भी बेटा अपने माँ बाप की अंतरंग पहलुओं को नहीं जान पाता है, संभव ही नहीं है ये। तो वो मेरे साथ भी ये बात थी कि मैं किस तरह से आगे बढ़ाऊं, लेकिन लिखते लिखते जरिया ढूंढ लिया। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, मैं मेंशन कर रही थी उसमें, जब नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी रावी के तट पे, तो उसके बाद प्रोसेस ये था कि वो कांग्रेस ऑफिस में, ये जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी वो उसको रेटिफाई करती थी, पास करती थी। वो दिल्ली में होना था। तो मुझको ये याद आया कि मम्मी ने ये कहा पापा से कि उनके शब्द याद आ गए कि हमने डॉक्टर साहब से कहा कि हमको दिल्ली ले चलिए, हम इस मीटिंग में, वहां तो जा नहीं पाए लेकिन ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होना चाहते। अब मैं परेशान हो गई ढूंढ ढूंढ के। मैंने कहा इसको, इतनी बड़ी बात को मैं कैसे लिख सकती हूँ अगर हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है या। तो मैंने नेट पे तलाश करना शुरू किया कि वो जो दिल्ली में मीटिंग हुई, कहाँ हुई, किसके घर में हुई थी, कौन कौन शामिल थे। कहीं मुझको उसके बारे में कुछ नहीं मिला। कई दिनों तक मैं खोज करती रही। फिर एकदम से जैसे उनकी आवाज आई मेरे कान में
हम तो दिल्ली गए नहीं, हमने तो मेरठ में ही झंडा फहराया था। और वो झंडा फहराना था उनका, जिसे कि वहाँ की ब्रिटिश पुलिस ने एक उसी की बिना पे उनको अरेस्ट कर लिया था। और अरेस्ट होने के, जब उनको अरेस्ट कर लिया, अगले दिन में मेरठ में बंद हो गया था। ये बंद होने का इवेंट, ये मुझे कहीं पेपर में क्लिपिंग्स में मिल गया था और रिलेट भी किया मैंने। तो इस तरह से मैंने उनके बारे में ये लिखा। लेकिन हाँ, ये मैं 100% कहूंगी कि मैंने इसमें कल्पना नहीं की है। और जो कुछ भी उनके बारे में लिखा है, मुश्किल था, लेकिन लिख गया। और मुझे आज बहुत तसल्ली है, और मैं अभी भी, मुझे मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। एक तो जाहिर है कि मम्मी के ऊपर लिखी है, उनकी लाइफ पे बेस करके, तो अच्छी लगेगी ही अपने आप, अपने मेरे निकट है। लेकिन उसके अलावा एक आलोचक की दृष्टि से भी मुझे ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज भी अच्छी लगती है। मैं कई दफे बीच में उठा के पढ़ती रहती हूँ, और जिन जिन ने पढ़ी है उन लोगों को सभी ने पसंद की। मुझे सबसे बड़ा अवार्ड तो यही होता है कि जो रीडर है वो पसंद करे इसको। और मैं क्या बताऊं इसके बारे में। काफी मैंने उनके, आपको सुनना हम लोग को ऐसा लग रहा है कि भूल जा रहे हैं सब कुछ, कि लगातार कहानी सुनते ही रहे, क्योंकि ये जो अवसर है ये दुर्लभ है। जो दुर्लभ है। अनेक अन्य लेखिकाएं हैं, उनके बारे में हम लोग को बताने वाला कोई है ही नहीं। और आज ये स्त्री दर्पण समूह के माध्यम से हम सबका सौभाग्य है कि हम कमला चौधरी जी की प्रथम श्रोता को सीधे सुन पा रहे हैं। बिल्कुल। तो किताब पढ़ते हुए मैं भी बार बार खो जा रही थी, और मुझे तो कई चीजें, चूंकि मैं फिलहाल मेरठ में रह रही हूँ, मेरा भी जन्म यहाँ नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल मेरठ में रह रही हूँ, तो चीजों से, परिदृश्य से परिचित हूँ। मुझे इतना आश्चर्यजनक चीज लगी कि आपने एक जगह उस उपन्यास को लिखते हुए उस पृष्ठभूमि में मेरे कॉलेज का भी जिक्र किया। मैं एनएस कॉलेज में पढ़ाती हूँ, और उपन्यास में उनके जीवन के क्रम में, आंदोलन करने के क्रम में मेरे कॉलेज का भी जिक्र आया। तो बिल्कुल एक सारा माहौल जीवंत हो गया। वो जो क्रांति धरा है, और जैसा कि स्वाधीनता के दिनों का यहाँ का परिदृश्य रहा होगा, मुझे अभी किसी इतिहास के जानकार व्यक्ति ने बताया कि असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी संख्या में स्त्रियों ने गिरफ्तारियां दी थी मेरठ से। भारी मात्रा में स्त्रियां सक्रिय हुई थी। तो ये इस सारे परिदृश्य को एक तरह से आपके माध्यम से पुनर्जीवित होते हुए सुनना हम लोगों के लिए उपलब्ध है। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और आपका तो मतलब हम लोग तो डिस्कशन कर ही लेंगे, लेकिन आपका मिलना, आपसे बातचीत होना अचानक से, मतलब जैसे किसी एक और रत्न का मिल जाना हमारे लिए था। जब प्रज्ञा पाठक ने मुझे बताया कि उनकी बेटी से बात हो गई है, तो हमारा उत्साह की कोई सीमा नहीं थी मैम। जितने उत्साहित हम कमला चौधरी जी की कहानियों को लेकर के थे, उससे दूना उत्साह, वो उत्साह और चार चांद लग गए उसमें, जब हमें पता चला कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं और हमारे साथ मंच शेयर करेंगी। तो वैसे भी किसी भी कहानी का तो कोई भी कवि हो, उसको श्रोता चाहिए। आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित करके और उनकी बर्थडे वाले दिन विशेष तौर पे मौका दिया कि मैं अपने मन की बात कह सकूं। वरना मन की बातें ये मन में रह जाती हैं, कभी लिख जाती हैं, लेकिन इस तरह से बातचीत करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं, आपने ये शोध जो शुरू किया मोमबत्ती जी के बारे में, मुझे मोमबत्ती जी की बहुत अच्छी तरह याद है। वो आती थी हमारे यहाँ। बताएं, आप बताएं। मोमबत्ती हमारे लिए वो भी धरोहर का काम करेगा। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं याद। उनकी शक्ल और उनके
हस्बैंड डॉक्टर भोपाल सिंह थे, नहीं जी कुछ और, क्या नाम था, मैं नाम भूल रही हूँ। बहरहाल होमवती जी और उनके हस्बैंड दोनों आया करते थे, और इनका घर नौचंदी के, जहाँ नौचंदी लगती थी उसके आसपास था, तो दूर बहुत था वहां से। लेकिन उनकी होमवती जी की पूरा चित्र मेरे आंखों के सामने आ गया कि कमला जी ने एक संस्मरण में लिखा है, होमवती जी को समर्पित एक संस्मरण ग्रंथ छपा है। दरअसल उस जमाने में अज्ञे यहाँ रहा करते थे, मेरठ में उन दिनों हाँ, वो काफी समय बिताया करते थे, और होमवती जी और ये सारे लोग मिलके तमाम साहित्यिक गतिविधियों का एक केंद्र जी, मेरठ होता था, जो कि आजकल हम लोग बहुत साधारण तरीके से कह देते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा साहित्य की पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन वो ऐसा इसलिए ही है कि हम इतिहास को अपने जानने और समझने की कभी कोशिश नहीं करते। तो मेरठ उस दौरान की मुझे बीच में याद आया कि ये सुनंदा जो है ये स्वयं मेरठ से पढ़ी हुई है, ये आरजी कॉलेज की प्रोडक्ट है, और हीरा जी भी आरजी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो ये आप दोनों लोग हैं, और मैं तो अब अपनी आजीविका के लिए यहाँ मौजूद हूँ। बहरहाल ये जो सारा परिदृश्य है ना, वो मतलब आकर्षित करने वाला है। बिल्कुल। दृश्य। और क्या है वो जो मैंने बताया कि जो संस्मरण होमवती जी लिखती हैं, हाँ, होमवती जी की स्मृति में लिखा गया, उसमें एक जी, जी, संस्मरणात्मक आलेख कमला जी का है। कमला जी का आलेख है और बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ। लेखिका वो बहुत प्रखर थी, जिस भी विधा में लिखती थी भाषा उनके हाथों से बिल्कुल ऐसे निकलती थी कि आपके हृदय तक पहुंचती चली जाए। तो उन्होंने पूरा वर्णन किया है। जो शुरुआत थी जब पहले कमला जी यहाँ आई, होमवती जी स्थापित साहित्यकार थी। शुरू की एक दो मुलाकात उनकी बहुत अफेक्शनेट टाइप रही, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़ने वाली रही। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने शायद होमवती जी को कुछ कमला जी के बारे में ऐसा कुछ कहा कि उनका वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा प्यार से नहीं मिल रही हैं उनसे। ये लगातार अपनी तरफ से, कमला जी कहती हैं कि मैं लगातार, उसके बावजूद मुझे लगा कि थोड़ा सा उपेक्षा उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं लगातार उनसे मिलती रही। फिर कुछ समय बाद ऐसा आया जब उन्हें वो जो भी गलतफहमी उनके मन में थी वो दूर हो गई। तो ये दोनों जो रचनाकार थी एक समय में यहाँ रहती हुई, आसपास रहती थी एक तो, और दूसरा उन्होंने जो जिक्र किया है कमला जी ने, तो ये बताया है कि पर्णकुटी में होमवती जी रह रही थी, और पर्णकुटी से ये पर्णकुटी नेहरू रोड पर है। ये बाद के दिनों का डेवलपमेंट होगा। तो पर्णकुटी में वो रह रही थी और उनसे 2 घर छोड़ के कमला जी रह रही थी। तो बाद के दिनों में तो ऐसा हुआ कि इनकी सुबह और शाम साथ में बीतती थी, और वो बीमार हो गई। होमवती जी बड़ी थी इनसे उम्र में, वो बीमार हुई, और बीमार होते हुए वो मृत्यु के मुख में जाने तक कमला जी उनके साथ बराबर मौजूद थी। 1-2 दिन तो ऐसे हुए उनके आखिरी दिन जब वो रातों दिन उनके साथ, होमवती जी के साथ कमला जी मौजूद रही। तो ये संस्मरण में दर्ज है, होमवती स्मारक संस्मरण ग्रंथ एक छपा है, उसमें कमला जी का संस्मरणात्मक आलेख छपा हुआ है। तो ये 2 लेखिकाओं का अद्भुत रिश्ता भी हम लोगों को उनकी लेखनी के माध्यम से देखने को मिल जाता है। प्रज्ञा, ये नेहरू रोड पे, ये मुझे आपसे पता चल रहा है, मुझे वाकई इतना नहीं मालूम था। लेकिन ये पर्णकुटी नेहरू रोड पे जो थी, तो नेहरू रोड पे मम्मी वहां जाती थी क्योंकि हमारे नाना ने एक वहां एक कोठी में रहते थे, जी 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 तो जी इसीलिए नजदीक, क्योंकि हमारी जो कोठी थी, मतलब मम्मी की जो कोठी थी, वो ये आजकल जो बेगम ब्रिज रोड है, जी जहाँ अब तो वो पुरानी कोठियां कोई भी नहीं, 4-5 कोठियां एक लाइन से बनी हुई थी, उनमें से एक थी बिटवीन बच्चा पार्क और वहाँ बेगम ब्रिज रोड पे आगे बढ़ते हुए, तो तो कोने संभवतः से बेगम बाग चौराहे रहा से, होगा, ये बेगम बाग। बेगम बाग तो बहुत आगे चला अच्छा गया। ये अच्छा बिल्कुल बच्चा पार्क जो है, उसके जी चौराहे से कोने से शुरू होती थी ये कोठियां। जी 4-5 कोठियां थी, जी 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 जिसमें से एक
मम्मी और पापा की थी। आज भी वहाँ पे मकान है, उसी कोठी में छोटा सा हिस्सा रख लिया था जिसको एक घर की तरह से बनाया हुआ है छोटा, वो कोठी नहीं है जरूर। जी, होमवती जी का घर तो लगभग ध्वस्त कर दिया गया, वहां पर कोई मेरे मेरठ आने तक मैंने वो मकान देखा है और पर्णकुटी देख के मैं आकर्षित होती थी। नाम मुझे आकर्षित करता था, मुझे सपने में भी गुमान नहीं था कि ये होमवती जी का घर हो सकता है। बाद के सालों में मैंने इसको जाना कि ये उनका घर था, लेकिन अब वो गिरा के वहां और कोई बहुमंजिला इमारत संभवतः तैयार हो रही है ये या कोई मुझे फ्लैट आपसे पता चल रहा है। मैं नहीं, मुझे तो बचपन की उनकी तस्वीर याद है। मैं तब पूरी क्या फीचर्स थे, कितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई, वो सब अच्छी तरह से उनका चित्र मेरे सामने है। और आया शायद करती सुनंदा थी। कुछ कहानियों पे बात करना चाहेंगी। सुनंदा, हम लोग मैम को तो ऐसा लग रहा है कि सुनते ही रहें, लेकिन कुछ बिल्कुल कहानी बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं तो भूल ही गई बोलना। और वह ये भी मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमारे पास जो मैम के ही सहयोग से, उनके ही प्रयासों से जो साहित्य उपलब्ध है वो कितना कम है। मैम जैसे अभी आपने बताया कि उनकी कविताएं थी, बहुत सारे लेख और अन्य साहित्य था। तो आपसे यही निवेदन रहेगा मेरा मैम कि आप जल्दी से जल्दी कोशिश करके कृपया उसको पूरा का पूरा शीघ्र प्रकाशित करवाइए, क्योंकि हम, मेरे और प्रज्ञा के लिए या कोई भी नवजागरण पे जो कार्य करता है उसके लिए मतलब किसी खजाने से कम नहीं है। और हम इस खजाने की खोज में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। हमारे लिए ये भी गजगुप्ता ही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा। मैं तो मतलब कहानियों पर तो जो बात करनी थी वो तो एक अन्य अलग बात है, लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि इतना कुछ और भी उपलब्ध है आपके पास या है जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ रहे हैं और हैं। कमला चौधरी एक वही जो प्रज्ञा ने कहा कि एक अंग्रेजी में तो लोग फिर भी उन्हें पहचानते थे, हिंदी में तो उनका कोई नाम शायद एक दो जगह जिक्र के अलावा, एक नाम के अलावा कि एक लेखिका कमला चौधरी भी थी, हमें कोई जानकारी नहीं थी। बाकी तो मैम ने इतिहास लिखे जा रहे हैं, अब जो इतिहास लिखे जा रहे हैं, खासतौर पे स्त्रियों के द्वारा जो इतिहास लिखे जा रहे हैं, उनमें उनका जिक्र है। और कुछ पुराने वैल्यूबल शोध ग्रंथ हैं, जब जिस जमाने में वास्तव में शोध हुआ करते थे, उस जमाने के कुछ शोध ग्रंथों में उनका विस्तार से जिक्र मिलता है। लेकिन आम जन सामान्य के लिए हाँ वो बिल्कुल अनुपलब्ध वो सहज उपलब्ध नहीं है ना। साहित्य इतिहास में भी उनका कोई वर्णन नहीं है, उनके साहित्य रचनाओं हमें सहजता से उपलब्ध नहीं है। सहज भी मतलब ऐसा नहीं कि हम खोजना भी चाहें तो वो आसानी से नहीं मिलता है। बिल्कुल। और जो जैसे आपने कहा, आपने सुनंदा, आप जो बात कह रही हैं वो मैं बिल्कुल सही है और वाकई में ऐसा है। एक तो डॉक्यूमेंटेशन कई दफे होता है, कहीं नहीं होता है। रिसर्च ये भी लिमिटेड रही है, उसका स्कोप भी बिल्कुल लेकिन जहाँ तक मम्मी की कहानियों की बात है, मेरे मन में जब मैंने कहानियां लिखना शुरू की, मेरी किताबें पब्लिश हुई, तब से मेरे दिमाग में ये था, मैंने कहा मम्मी तो नहीं है, लेकिन किसी की भी लेखनी, कलम कभी भी नहीं मिटनी चाहिए। और मेरे मन में ये बात थी। और लकीली यहाँ नोएडा में एक है वर्चुअस पब्लिशर्स, उन्होंने इस बात पे वो राजी हो गए। और जो बिजनेस रन कर रहे थे, उनके पिताजी ने पढ़ी ये कहानियां, बोले हम क्या अनाप शनाप छाप रहे हैं, लिटरेचर तो ये है। और उन्होंने किताबें ली, बस एक आपन मरण जगत के हासी वो नहीं, वो व्यंगात्मक कविताएं हैं। और यहाँ पे सुनंदा में एक बात और, आपने शुरू में आपने कहा था या प्रज्ञा ने कि मम्मी से विरासत लिखने की मुझको मिली। अब जरूर विरासत ही मिली, उन्हीं से प्रेरणा मिली है और मैंने लिखना शुरू किया। और ये आपने कामना की कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। मेरे बड़े बेटे की अभी एक कहानी
निकली है, एक कलेक्शन, स्टोरी कलेक्शन एंथोलॉजी निकली, उसमें उसकी एक स्टोरी है। वो माइथोलॉजी पे बहुत रिसर्च करता है। तो ये किताब का नाम है अनसंग वैलर, अननोन कैरेक्टर्स ऑफ कुरुक्षेत्र। तो उसमें उनकी है, तो ये आपकी बात जो थी बिल्कुल सच साबित हो नहीं, गई। बिल्कुल बिल्कुल मैम, उनके पौत्र को भी ये विरासत में ही मिला है, क्योंकि उनकी एक कहानी है जो जिसका जिक्र आपने भी किया, हाँ अधूरा चित, और दूसरी थी टेक की रक्षा। हाँ, टेक की रक्षा। टेक की रक्षा में इरा जी का मतलब वो अद्भुत कल्पनाशीलता का उन्होंने परिचय दिया है, जिसमें वो एक छोटी सी 2 वाक्यों से एक पूरा रचना संसार रच डालती हैं। हाँ, टेक की रक्षा में एक प्रसंग का वो जिक्र करती हैं कि जब राजा राम जो है वन के लिए जा रहे थे, तो अपनी पत्नी से सहित वन के लिए जा रहे थे, तो वो अपनी सर्वस्व संपत्ति दान कर रहे थे। तो उसी समय एक त्रिजट नाम का ब्राह्मण, कृष्णकाय, एकदम पतला दुबला सा, वो राजा राम के पास जाता है दान लेने के लिए। तो राजा राम उसको देख करके हंसते हैं, और फिर उसको एक लकड़ी, जो गाय को हाँकने वाली लकड़ी होती है, उसको एक लकड़ी देख करके बोलते हैं कि इसको फेंको, और हाँ, जिस जहां पर ये लकड़ी गिरेगी वो वस्तु तुम्हारी। तो वो ब्राह्मण जो है पूरे बल से उस लकड़ी को फेंकता है, फिर उसे सहस्र गोधन की प्राप्ति होती है, वो खुशी खुशी लेके चला जाता है। तो इस प्रसंग से कमला जी लिखती है कि मेरे मन में ये आया कि पहली बात तो यह थी कि जो दशरथ प्रजापालक थे, उनके राज्य में कोई इतना गरीब निर्धन कृषकाय कैसे हो सकता है। दूसरा, वो ये भी कहती है कि आखिर राजा राम एक गरीब ब्राह्मण को देख करके हंसे तो क्यों हंसे। वो जिक्र करती है कि रामायण में यही 2-3 पंक्तियां हैं, लेकिन इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में बेचैन हो गई। मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्या रहा होगा। बहुत सोचने के बाद वो एक कहानी रच डालती हैं, टेक की रक्षा, जिसमें जी स्वाभिमानी ब्राह्मण है, वो उसकी मतलब एकदम अत्यंत निर्धन है, बच्चों के लिए वस्त्र तक नहीं है, एक ही वस्त्र है जो उनकी पत्नी के पास है, वो भी जर्जर हो चुका वस्त्र है, कुछ पहनने के लिए नहीं है। तब उनकी पत्नी जो है उनके कहती है कि राजा राम जो है दान कर रहे हैं, आप जाइए। उसमें भी एक द्वंद्व है, वो सहजता से नहीं जाते। और इसमें वो सिर्फ राजा राम पर एक प्रश्न लगा करके नहीं छोड़ती हैं, वो उसको पूर्ण विस्तार देते हुए कहती हैं कि राम जो है उनको देख करके हंसे जरूर, क्योंकि वो तो सर्वज्ञाता थे, उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये स्वाभिमानी है ब्राह्मण। और उनको वही लगा कि इतनी दयनीय हालत में भी इसने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा, इसीलिए वो उसको हाथ में एक लकड़ी देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपना बल प्रयोग करो, इस बल प्रयोग के बाद तुम जो कमाओगे वो तुम्हारा होगा। तो किस तरह से वो पौराणिक चरित्रों से लेकर के प्रेरणा अपनी पूरी कल्पनाशीलता से कथा संसार रच डालती। उसी तरह से वो कहती है कुमुदनी, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी वो पढ़ती है उपन्यास, और मुझे लगता है कि कुमुदनी का अंत यहाँ नहीं होना चाहिए, उसके पात्र को और विस्तार की जरूरत है। तो उनकी कल्पनाशीलता और सोच और पात्रों को पूर्णता देने का जो उनका एक जो क्वालिटी थी, जिसको हम कहें, वो अद्भुत है। वो अधूरा चित्र का जिक्र मैम आप कर ही चुकी है। अधूरा चित्र से प्रज्ञा, मेरा आपसे एक और प्रश्न है। जैसा मैम ने कहा कि वो उसका एक सीता का एक महत्व पूरा आत्मविश्वासी चरित्र चित्रण करती हैं, तो यहाँ तक तो मैं पूर्णतः सहमत हूं मैम से, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीता का चरित्र है, जब वाल्मीकि देखते हैं कि वो सीता एक चित्रकार के रूप में पूरा वो अपना जीवन और अश्वमेघ यज्ञ पूरा एक चित्रण कर रही है, उस चित्रण के समय जो अश्रुधारा उनकी आंखों से बह रही, तो वह देख करके वाल्मीकि को अचानक से रोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसको पुत्रीवत प्रेम करते हैं, पितृत्व की भावना जाग उठती है, और वो कहते हैं कि नहीं, जो मेरी पुत्री को इतना पीड़ा दे, उसके लिए मैंने जो रामायण रच रहा हूं उसका अंत वो नहीं हो सकता, मैं अंत बदल डालू। अंत बदलने के क्रम में वो
मतलब ये बात वो सीता से कहते हैं, तो सीता तुरंत उनको एक क्या कहते हैं, गिल्ट होता है, उनको लगता है कि अरे मैंने अपने पितृ स्वरूप राजा वाल्मीकि के मन में, स्वरूप वाल्मीकि के मन में ये कैसा भाव दे दिया। और यहाँ पर वो राजा राम के लिए उनको डिफेंड करती है, राजा राम को, और कहती है कि नहीं, वो जो है कर्तव्य पथ पर बहुत कठोर है, हृदय से कोमल, लेकिन जब कहानियां उनकी आगे बढ़ती हैं और अन्य कहानी चरित्रों का निर्माण करते हैं, तो एक कहानी मैं का जिक्र करूंगी, त्याज्या। हाँ। त्याज्या में जो महिला का चित्रण है, हाँ। उसमें वो महिला जो है कहीं से भी वो पति के जो है, वो पति द्वारा एक तरह से कहें तो प्रताड़ित है, पति अति क्रोधी स्वभाव का, जिसका वर्णन कमला जी कहती हैं कि वो गुस्से में चूल्हे में, जलते हुए चूल्हे में पानी भी डाल देते, पसंद नहीं आए खाना तो खाली फेंक देते थे, समय समय पर पत्नी पर बल प्रयोग भी करते हैं। और जब उनके चरित्र, मतलब पत्नी ये सब सहती है, हालांकि उसके मन में निरंतर विरोध होता है, वो विरोध प्रकट भी करती है, उनमें बहस भी होती है इस चीज को, और पति को निरंतर इतना गुस्सा आता है कि मैं इतना प्रभावशाली व्यक्ति हूँ समाज में, और मेरा इतना प्रभाव है समाज में, लेकिन ये मैं अपनी पत्नी को नहीं मतलब उसको चुप नहीं कर पाता हूँ। और ये ना तो वो बल से चुप कर पा रहे हैं, ना उसको प्रताड़ित करके चुप कर पा रहे हैं। तो एक सामाजिक जो परिपाटी है, जो सामाजिक रूढ़िवादिता परंपरा है, एक पुरुष प्रवृत्ति की, पितृ सत्तात्मक समाज की कह लीजिए, वो अंत में क्या उपाय बचता है? चरित्र लांछन। तो उस समय वो चरित्र जो है, महिला चरित्र, वो ये लांछन नहीं सहती, और उस समय वो निर्णय लेती है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब मुझे नहीं सहना, और वो उनका घर छोड़ करके चली जाती। तो प्रज्ञा, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो जो कहानी है उसमें जो नारी पात्र है उसके चरित्र का ही नहीं, उस समय पूरे राजनीतिक परिवेश का भी चित्रण है। तो जब उस समय की महिलाओं को लेखन, मुझे लगता है कि जो आमतौर पे कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो राजनीतिक रचनाएं उनकी नहीं होती, अपवाद स्वरूप बिल्कुल बिल्कुल यही कहना मनु जी की रचना का जिक्र करते हैं, महाभोज का, एक मैत्रेयी जी की कहानी का जिक्र करते हैं, फैसला, जिसमें एक वोट से वो चुनाव हारती है और वो वोट उसका स्वयं का होता है। इसी तरह से पिछले दिनों, मुझे नाम याद नहीं है, मैंने संध्या सिंह की एक कहानी पढ़ी थी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि की कहानी थी, राजनीति में स्त्री की आमद को लेके वो कहानी थी। ये जो कहानी है, ये चुनावी राजनीति की गोटियां कैसे बिछाई जाती हैं उसकी बिल्कुल पुख्ता समझ की कहानी है। एक व्यक्ति है, चुनाव में ठीक है आगे बढ़ रहा है, वो असेंबली इलेक्शन है, उसमें चुनाव में आगे बढ़ रहा है, विरोधियों को कोई मुद्दा चाहिए कि उसको काट सकें, उसके क्रोध ने इतना सुंदर मुद्दा उपलब्ध करा दिया कि उसने तो अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। जाहिर है फिर बात वही आएगी कि जो अपनी पत्नी को नहीं आदर सम्मान दे पा रहा है, वो जनता को कहाँ देगा, वगैरह वगैरह। वो पत्नी धर्मशाला में रह रही है बीमार बच्चे को लेके, अपोनेंट जो है वो उसके पास जाता है, उसके बड़ा सहानुभूति से बात करता है, वो सोचती अच्छा मेरा कष्ट देखने कोई शहर से व्यक्ति आया है, दोनों पति पत्नी जाते हैं, अपोनेंट जो है, जो विरोधी हैं उसके पति के। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं, उससे बातचीत करते हैं, बड़े अच्छे से बातचीत करती है पत्नी, पंडित जी हैं वो कोई, उनकी पत्नी बड़े अच्छे से बातचीत करती है, और बाद में पंडित वो जो गए होते हैं सज्जन, विरोधी सज्जन, वो उनको रुपए की थैली ऑफर करते हैं और कि आप इसका ध्यान रखिएगा। तुरंत उस महिला की समझ में आता है कि ये तो एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है जो मेरे पति के खिलाफ ही मुझे इस्तेमाल करने के लिए है। तो बिल्कुल न सहन करने की उसकी जो पुराना अभ्यास है, उसने उसको बहुत सजग बनाया है, तो बेहद सजग भाव से वो उनको आउट कर देती है, उनको बिल्कुल भगा देती है। और ये सारा घटनाक्रम एक धर्मशाला का चौकीदार देख रहा होता है। धर्मशाला का चौकीदार धर्मशाला के मैनेजर साहब को ये सारी कहानी सुनाता है, और मजे की बात, वो मैनेजर साहब
पंडित जी के चुनाव के भी मैनेजर हैं, वो वास्तव में मैनेजर हैं, तो वो उनके चुनाव के भी मैनेजर हैं। वो इसको एक हथकंडे की तरह से इस्तेमाल करते हैं और 2-4 दिनों में शहर की हवा बदल जाती है कि देखो वो दूसरा आदमी जो विरोधी है वो कितना पतित है कि एक स्त्री के क्रोध का इस तरह से लाभ उठा है। तो ये भारत की राजनीति में हवाओं में जो चुनाव होते हैं ना, कि किसी एक चीज की बयार चल पड़ी और उस बयार में चुनाव हार गए या चुनाव जीत गए, तो अद्भुत कहानी मुझे लगी राजनीतिक वातावरण का चित्रण करने के संदर्भ में। उस कहानी में अंत में मैं दर्शकों की क्षुधा तृप्ति के लिए बता दूं कि उस कहानी में पंडित जी जीत जाते हैं, और पंडित जी जब जीत जाते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि ये जीत मेरी जीत नहीं है बल्कि मेरी पत्नी की जीत है। तो बिल्कुल अलग तरह के किरदारों को उन्होंने वर्णित किया है। और जब सुनंदा ये कह रही, मुझे दूसरी कहानी याद आ रही, बहुत हल्की फुल्की मजेदार कहानी है, गंडूशा। गंडूशा का मतलब होता है वो खखार कर गला साफ करने की क्रिया। तो इतने शब्दों के साथ, हाँ, कुल्ला करना बहुत सारे लोगों का अभ्यास होता है, आदत होती है उनको कि वो बहुत जोर जोर से कुल्ला करते हैं और बच्चों के लिए मजे का माध्यम बनते हैं। वो वहां पे उनके घर में आए हुए एक अतिथि हैं जो बहुत जोर जोर से कुल्ला करते हैं, ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया। मुझे याद है 90 के दशक में बड़ी चर्चा हुई थी इस पर कि न लिखने के कारण राजेंद्र यादव स्तंभ लिखवा रहे थे, न लिखने के कारण। ये कहानी उसी पृष्ठभूमि से शुरू होती है कि एक लेखिका लिखने के लिए बैठी है, लेकिन लिखने के लिए तो बैठी है पर उसको इतने व्यवधान है अपने चारों तरफ, वो लिख नहीं रही है। और जिस तरह से उस पूरी क्रिया की जैसी अभिव्यंजना है वो अद्भुत है। खूब आप उसको पढ़ के हंसेंगे, मजा आएगा। अच्छा, ये हुई वैसी कहानी। अच्छा, हास्य माना जाता है, आप किसी को हंसा पाए, ये बहुत बड़ी ताकत की बात है। साहित्य के माध्यम से आप किसी को हंसा दें तो उपलब्धि है। कुछ बड़े संजीदा किरदार है, जैसे मैंने कहा कि जो वैरायटी है, जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। अब फिर जो है एक अलग फ्लेवर की कहानी का आप लोगों से जिक्र करती हूँ। एक कहानी है अजाब, और जानते हैं वो अजाब कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है। बंटवारे के समय में जो लोग यहाँ मेरठ से ट्रेन चली है और वो पाकिस्तान के लिए जा रही है, एक लड़की है जिसका कि प्रेम किसी नवयुवक से है, वो जाना नहीं चाहती, उसके पिता ले जा रहे हैं, वो जाना नहीं चाहती। किसी तरह से वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता, जो किरदार, जो स्टोरी कह रही हैं, जो कथा मतलब कथा कह रही हैं, जो नायिका भी आप कह सकते हो उनको, अनुपमा जी हैं, वो उन तक अपनी व्यथा पहुंचाती है, उन तक अपनी पीड़ा पहुंचाती है कि मैं नहीं जाना चाहती, वहां जाके किसी बूढ़े मौलवी से मेरा निकाह मेरे पिताजी कराने वाले हैं, आप मुझे बचा दीजिए। बचा लेंगी तो आपको सवाब मिलेगा, और अगर आप नहीं बचाती हैं मुझे तो आप अजाब की भागीदार होंगी। वो जो किरदार है उस कहानी का, वो किरदार उस लड़की को बचा नहीं पाता। सारे घटनाक्रम पाठक स्वयं पढ़ेंगे तो वो उसे बचा नहीं पाता, और आजीवन के लिए उसके मन में ये भावना होती है कि वो अजाब है, कहीं उसने वो अजाब की भागी है कहीं। तो बंटवारे की पृष्ठभूमि वो उसकी कहानी लिख रही है। एक और कहानी का जिक्र आप लोगों से करती हूँ। उस कहानी का शीर्षक है 26 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, कमला जी संविधान बनाने वाली समिति की सदस्य रहती है और उनकी कहानी का शीर्षक है 26 जनवरी। उस कहानी में एक नौजवान लड़की है जिसको कि राजनीति में कोई खास रुचि दिलचस्पी नहीं है, वो तो पढ़ने में और पढ़ के फर्स्ट क्लास लाने में, ये जमाना था जब फर्स्ट क्लास नहीं आती थी आमतौर पे, तो फर्स्ट क्लास लाने में दिलचस्पी रखती है। माँ और पिता दोनों राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। 1942 के दिनों में पिता की गिरफ्तारी बंबई में हो जाती है और माँ की गिरफ्तारी जिस वो शहर का नाम नहीं लिखा है, किसी और शहर में होती है। जब मैं इरा जी से बात कर रही हूँ तो मुझे तो सारी चीजें गड्डमड हो जा रही, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी चीज असली है, कौन सी कहानी है और कौन सा इनका उपन्यास है। बहरहाल उस 26 जनवरी वो जब माता पिता दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं 1942 के आंदोलन में, तो जब माँ जाने लगती है तो लड़की को एहसास होता है कि भाई मैं कौन सी दुनिया में खोई हुई थी। उससे माँ से कहती है कि माँ जो है आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके पीछे आंदोलन को मैं संभालूंगी। जरा देखिए कि वो माँ कौन सी दुनिया से आती है कि आज की ऐसा कहती है। माँ कहती है
नहीं बेटी, तुम्हें जो उचित लगता है तुम वो करो, जो तुम्हारी रुचि का क्षेत्र है तुम उसमें सक्रिय हो। तुम्हें राजनीति से दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें इन आंदोलनों में दिलचस्पी नहीं है, तुम बिल्कुल उस दिलचस्पी को मत दबाव में मत अपनाओ, और तुम अपने घर में पीछे रह रहे छोटे भाई बहनों की देखभाल करो, और वो करना भी तुम्हारे लिए देश सेवा का ही काम होगा। हाँ, स्वेच्छा से यदि तुम आंदोलनों में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये था 1942 का भारत। खैर, वो लड़की जाती है, आंदोलन संगठित करती है उनके पीछे और गिरफ्तार होती है। इसी बीच में माँ के जाने के बाद उसके जीवन में एक कोमल प्रसंग उदित होता है। एक लड़का उसके जीवन में आता है जो उससे प्रेम करता है, और दोनों एक दूसरे को ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि उन दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए अतिरिक्त भावनाएं हैं। लड़का बहुत मना करता है उसको कि तुम आंदोलन में मत वो करो, क्योंकि पुलिस, इस समय खुफिया रिपोर्ट है कि पुलिस जो है मारपीट करेगी, वो आंदोलन का दमन करने की हरसू कोशिश करेगी। ये कि नहीं, मेरा तो मैं जरूर ये काम करूंगी, और इस शहर में आंदोलन का संगठित होना बहुत जरूरी है। खैर, लड़का कहता है कि मैं सहयोग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है। दोनों में प्रेम है, कोई भी एक दूसरे के प्रेम से मना नहीं कर रहा है। लड़की लड़के की तुलना में अपने देश के लिए सेवा का रास्ता चुनती है, लेकिन ये भावना बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्रेम जो है वो कहीं कमतर है, देश की भावना से निम्नतर है। वो देश के लिए चुनती है, उसे लगता है उसके लिए वही उचित है, वो उसको चुनता है। ध्यान दीजिए कि हमारा जो हम साहित्य के पन्नों में जो पढ़ते हैं, हम पंत जी की रचना को कितने गर्व से सुनते सुनाते हैं कि तोड़ प्रकृति से माया, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उसमें बाले नदियों के प्रति, यानी प्रेम के प्रति, कोमल संवेदनाओं के प्रति एक हल्का सा आपको तिरस्कार मिलेगा। इस कहानी में कहीं प्रेम का तिरस्कार नहीं, प्रेम का तिरस्कार नहीं है, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन पहली पंक्ति में है, वो जरूर हुआ है। वो गिरफ्तार हो जाती है, जेल चली जाती है, लड़का बीमार होता है, और वो बीमार है ये उसे पता चल जाता है, लड़की को पता चल जाता है। लड़का कहता है तुम जेल तो जाओगी मुझे पता है, लेकिन एक बार मुझसे मिल के जाना। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वो कॉलेज अचानक लड़के लड़कियां कॉलेज जाने लगते हैं, जबकि इन लोगों ने कॉलेज बंद करवाना था। कॉलेज पढ़ने लोग आंदोलन करते थे कॉलेज छोड़ के कि हम शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। तो वो कॉलेज कोई सूचना देता है कि कॉलेज जो है, बच्चे कॉलेज आज तमाम लड़के लड़कियां नौजवान कॉलेज में पहुंच गए हैं, और तुम पहुंचो, तुम्हारा पहुंचना जरूरी है, तुम रोक सकोगे उस आंदोलन को। ये जाती है और गिरफ्तार हो जाती है। बिल्कुल ये सुबह का समय था और सब कुछ अचानक हुआ, लड़के से मिल नहीं पाती है। कहानी का अंत यहाँ है कि जब वो बीच में ये होता है कि उसको जेलर ऑफर देता है कि तुम ये कह दो, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये लिख के देना है कि यहाँ से लौटकर तुम सीधे कॉलेज जाओगी, कॉलेज में तुम पढ़ाई करने के लिए जाया करोगी। कहती है मरती मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये लिख के नहीं दूंगी, मुझे चाहे आजीवन के लिए जेल हो, चाहे मुझे फांसी हो, मैं ये लिख के नहीं दूंगी कि मैं कॉलेज जाऊंगी। 25 जनवरी की सुबह को उसे, नहीं 25 जनवरी को, हाँ 25 जनवरी की सुबह रिलीज कर दिया जाता है उसको, और वो जो है जेल से लॉरी उनको घर पहुंचाने के लिए जाती है। जब वो घर के रास्ते में होती है तो एक जगह एक शव यात्रा निकल रही होती है। वो बहुत बिल्कुल खराब स्थिति में आ जाती है मानसिक तौर पर। तो घर जाती है तो भाई उसको बताता है कि वो लड़के का नाम कुमार था, कि कुमार की आज सुबह 9 बजे मृत्यु हो गई। अब 26 जनवरी का दिन उसके लिए उन स्मृतियों का दिन है। ध्यान दीजिएगा, खारिज नहीं किया है, कोमल संवेदनाओं को खारिज नहीं किया है। कमला जी की कहानियों में कहीं भी पुरुष से कोई विरोध, उसको हटा दिया जाना, उसको खारिज किया जाना, एक सहजीवन की परिकल्पना है जो बेहतरीन है। इतना सुंदर नक्शा समाज का वो प्रस्तुत करती हैं कि आज भी उस पर हम लोगों को अभिमान होता है। प्रज्ञा जी, उसका कारण मैं सोचती हूँ व्यक्तिगत परिस्थितियों की वजह से भी इस तरह की भावनाएं घर कर लेती हैं, क्योंकि घर में एक तो पापा का बहुत सपोर्ट
मम्मी मिला उनको। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम संग्राम में शामिल नहीं हो या तुम कहीं जाओ नहीं। और उनके अलावा हमारे जो बाबा थे वो साथ ही रहा करते थे। बाबा ने बहुत सपोर्ट किया है हमारी मदर को, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां जो थी, औरतें कहाँ घर से बाहर निकलती थी। उन्होंने एक पुस्तक भी समर्पित की है आपके बाबा को। जी 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 जी। उसी तो बाबा का तो वो क्या कहा करती थी कि आप जो कुछ हम कर रहे हैं वो आपकी वजह से, आप उसको सपोर्ट करते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मुझ में आती है। तो कभी भी बाबा ने उनको अपोज नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये जो घर में जो जिस तरह का वातावरण था कि सबके सामने बाबा खड़े होके ये कहते थे, उनको ये दृढ़ता थी इनकी मम्मी के मन में कि मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता, कोई मुझे गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिताजी खड़े हैं और मेरे पति खड़े हैं। तो यही ये सब जो है रिफ्लेक्ट करती है उनकी कहानियों में। जैसे सुनंदा शुरू में बता रही थी इनकी स्त्री पात्रों के बारे में, कोई भी पात्र चाहे वो पौराणिक कथा से संबंधित हो चाहे आधुनिक, कोई भी वीक नहीं है मन से। चाहे वो अपनी परिस्थितियों में एडजस्ट करके अपने आप को प्रोमिनेंट रखती हैं, एक व्यक्तित्व के रूप में उभर के आती हैं। तो इसका संबंध घर के वातावरण से भी हो सकता है, और वही विरासत हम लोगों को मिली, वही ट्रेनिंग हम लोग को मिली। कोई ये नहीं, डिस्पैरिटी घर में कभी नहीं थी कि ये लड़की है या लड़का है, समान अधिकार और समानता। और बल्कि आने जाने वाले लोगों के साथ भी कौन किस श्रेणी का है, कौन कहाँ से आ रहा है, कभी भी इसका हम लोग को भेदभाव कभी हमने नहीं सामना किया इसका। एक कहानी भी है भेदभाव को केंद्रित करते हुए, आंखें खुली। हाँ जो अभी मैम ऐसे कर रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है सुनने में। कहानियां तो मैम बहुत है। एक कहानी है अपमान, जो है जिसमें आज दोपहर में। अच्छा जिसको पढ़ा गया, अपमान का जो दर्शक जो सुन चुके होंगे, उसमें वो जो महिला चरित्र है, जो नायिका है कहिए तो, वो अपनी पसंद से वर चुनती है। मतलब वर तो खैर वो बाद में होता है, पहले तो जिस तरह से वो घटनाक्रम होता है कि ट्रेन में बैठा हुआ कोई नवयुवक उसे निहार रहा है, तो पहले तो वो उसे, चूंकि युवती है तो थोड़ा देर तो वो लजा जाती है, लेकिन फिर उसको प्रतिकार करती है कि क्यों मुझे कोई देख सकता है। और वो जिस तरीके से वापस कि वो एकदम सामने आकर के बैठती है कि मुझे छुप के देखिए कि तुम्हें क्या जरूरत है, लो मुझे देखो। लेकिन जब धीरे धीरे जो नवयुवक है वो उसको कोई मतलब वो और देखता चला जाता है, तो सहज भूला हुआ है वो, एक्चुअली वो भूला हुआ है, वो बिल्कुल वो भूला हुआ है, वो उसके मोह में वो जो कि एक सहज उम्र का एक सहज पड़ाव होता है, जो भावना है, जो मानसिकता है, वो उसको सहजता से चित्रण कर रही है। वो भी बहुत सहज है कि वो उस अंततः वो युवती को बहुत बुरा लगता है कि क्यों कोई मुझे इस तरह से देख रहा है। वो दूसरे, चूंकि वो युवती ये लेडीज कंपार्टमेंट की तरफ बैठी है, वो अपने भाई से शिकायत करती है, वो शिकायत टीटी तक जाती है, और जब वो टीटी उस युवक को डांटता है और उसकी कंप्लेन उसके विद्यालय और उसके माता पिता को देने की सूचना देता है, तो अचानक से फिर युवती को एहसास होता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं, इस सारी प्रक्रिया में जो जेस्चर होता है ना उस लड़के का, वो जेस्चर बताता है कि नहीं, कुछ गलती कहीं हो गई, कोई गलत फहमी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लड़का ये रियलाइज करने लगता है कि ये तो मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं तो, मेरे मन में कोई कुलुषता नहीं थी, कोई बुरा व्यवहार नहीं था, कोई बुराई नहीं थी। फिर वो खुद आत्मग्लानि से भी भरता है कि मैं क्यों कर रहा था। तो ये सारे जो चेहरे पर उसके भाव आते हैं, वो बोलता बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सीधे से अपनी गलती स्वीकार करके माफी भी मांगता है। तो वो जो है लड़की
बाद में जब घर जाती है तो मतलब किसी रिश्तेदार के घर वो आई हुई है, और ये वर्णन है खुर्जा बुलंदशहर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि जो पृष्ठभूमि है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो कोई महानगर नहीं है, कोई बहुत साम्रांत परिवार नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा समझदार जो उस कहानी में जो उभर के आ रहा है वो कि पढ़ा लिखा और बहुत समझदार, बहुत खुले विचारों वाला परिवार है, जिसमें वो युवती फिर चूंकि उसको याद आता है, बाद में वो सोचती है उस युवक के बारे में, तो उसको एक मोह आकर्षण हो जाता है और वो फिर उस युवक को एक पत्र लिखती है। उस पत्र को पहुंचाने की भी प्रक्रिया में वो सारे उस सो कॉल्ड मर्यादाओं के से आगे जाती है कि एक युवती है वो प्रेम पत्र कैसे लिख सकती है, वो युवती है वो पहल कैसे कर सकती है, और वो युवती उस एक अनजान व्यक्ति को जिस तरीके से वो ढूंढती है, पता लगा मतलब उसका अपनी स्मरण उसका स्मृति आती है कि वो लड़का कह रहा था 3 दिन बाद उसे वापस जाना है, तो वो उसको स्टेशन पर ढूंढती है। फिर उसका विवाह उसी युवक से होता है जबकि उसके भाई को ये ज्ञात नहीं है। और जब भाई को पता चलता है तो उसे लगता है कि मेरी बहन तो बहुत गुस्सा जाएगी, उसको बहुत दुख होगा, तो वो बहन को जाके बोलता है कि तुमको पता है तुम्हारा विवाह किससे हो रहा है? तो लजाती, पूर्णतः लजाती नहीं है, एक मुस्कुराहट के साथ कहती है हाँ मुझे पता है। नहीं, और तो, पिता ये कहते हैं कि उसकी पसंद से विवाह हो रहा है। हाँ, वो कहते हैं कि मेरे पिता को आके सूचना देते हैं हाँ कि पिता ने जो है मेरी पसंद से विवाह किया, मैंने उन्हें ये रिश्ता बताया था। तो इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है पिता का व्यवहार, कि वो बेटी की पसंद को कितनी सहजता से स्वीकारते हैं, ना केवल स्वीकारते हैं उसकी भाई से भी, जहां पर हमारी जो पारिवारिक संरचना है उसमें पुरुषों से सारी की सारी राय, लड़की का विवाह जो है पूरा पुरुषों का कार्य है, उसमें लड़की का जैसे प्रज्ञा ने जिस बेल्ट की ये बात हो रही है वो बेल्ट तो वैसे भी ऑनर किलिंग के लिए बहुत बिल्कुल आज 21वीं सदी में ये हालत है कि वो जो वातावरण उस कहानी में बुना गया है वो सहजता से आज भी बड़े बड़े परिवारों में देखने को नहीं मिलता है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से वो कहती है कि नहीं, और भाई चूंकि उस लड़के को उसके मन में एक विकार है कि ये लड़का सही नहीं है, लेकिन जब वो देखता है कि बहन का प्रेम है, बहन अपनी पसंद से विवाह कर रही है, तो वो उसी खुशी से स्वीकारता है उस रिश्ते को। उसका वो पुरुषत्व नहीं जागता कि अरे ये तो लड़का अच्छा नहीं था। पिता और भाई का होना भी एक महत्वपूर्ण बात है मतलब मुझे बहुत प्रोग्रेसिव कहानी लगी वो, और बहुत उसने जो सोच है वो परंपराओं को ऐसे कोई तोड़ नहीं रही है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही है, लेकिन जिस सहजता से कहानी लिखी गई है और जिस सहजता से वो एक पूरा दृश्य उत्पन्न करती है वो बहुत प्रभावित करने वाला है। उसी तरह से एक और कहानी है स्मृति, जिसमें वो नीलकंठ महादेव के माध्यम से वो जो है स्वाधीनता संग्राम में जो युवक युवतियां देश के लिए अपने प्राणों की बलि लगाते हैं और तरह तरह के जेल जाते हैं, तरह तरह के अत्याचार सहते हैं, तो एक गरल की तरह वो अपने गले में समाये हुए हैं, अत्याचारों को सह रहे हैं। वो पूरा का पूरा वो मतलब बहुत सहजता से वो हर परिदृश्य को, हर घटनाक्रम को बहुत आराम से रखती हैं, मतलब वो सीधे मन को छूती है जिसको कहा जाए। हाँ प्रज्ञा, आप और कुछ कहना चाहेंगे? लगता है सुनंदा, मुझे लगता है कि अब हम लोग इतनी बातचीत कर रहे हैं, हम लोग को तो ईरा मैम से बात करने को मिल जाए तो शायद हम लोग सारा दिन बात करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब हम लोग इसे किसी और आज मम्मी का बर्थडे है तो मुझे याद आया है, मैं छोटी थी तो स्कूल में जाती थी तो वहां तो बर्थडे में बुके प्रेजेंट्स वगैरह कॉन्सेप्ट यही था बर्थडे का। तो मैं सुबह उठती थी तो घर में बाहर बागीचे में स्वीट पीस लगी रहती थी, तो माली से कह के कि एक गुच्छा मुझे तोड़ के दे दो, और वो ले जाके मैंने मम्मी को दिया, मम्मी हैप्पी बर्थडे। तो ले लिया उन्होंने, बहुत खुश हुई और प्यार किया। उसके बाद बोली लेकिन तुमने ये फूल क्यों तोड़े? इनको वहां पे लगा रहने देती तो मैं ज्यादा दिन तक देखती।
आज उनके जन्मदिन पे आप लोग उनकी कहानी के इतनी अच्छी तरह से, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो जहाँ भी होंगी, सुन रही होंगी, उनको भी आनंद आ रहा होगा। बिल्कुल स्वीट पीस के फूलों की तरह आप लोगों ने कहानी की विवेचना की, बहुत अच्छा लगा। और सबसे मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आप लोगों ने याद किया और इस समय मौका दिया बात करने का। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। नहीं मैम, हम लोग भी हम मतलब लोग के आपसे लिए हाँ बहुत बहुत उपलब्ध ज्यादा, आप है। कल्पना भी नहीं कर सकती कि हम लोग कितने खुश हैं आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक ठीक है, यू। और ठीक हम है, लोग इस नमस्कार। बातचीत को यहाँ समाप्त नहीं करते हैं। हम विराम देते उम्मीद हैं। करते हैं कि इस बातचीत को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे, हम उन पर और काम करेंगे, हम उनकी रचनाओं के माध्यम से जो हमारी हिंदी भाषी जनता है, हमारा जो हिंदी समाज है, उसको एक नए राइटर को जानने और समझने का एक मौका हम तो क्या उपलब्ध कराएं, इस बातचीत के माध्यम से शायद उनको कुछ एक नई प्रेरणा रोशनी से उनका साबका होगा। तो हम इस बातचीत को आगे बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं। फिलहाल अभी विदा ली जाए। विदा देते। जरूर। नमस्कार हीरा मैम। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्ते। एंड करो।